हमारा समाज हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और समाज कैसा होना चाहिए हमारा। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, तुम्हारे अंदर उस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है। तो हर एक चीज जो हम लाइफ में कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होनी चाहिए हमारे ड्रीम से। क्या करें हम अपनी लाइफ में ऐसा कि हम कामयाब हो और हमारे पेरेंट्स खुश हो। कभी भी कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता, वो इंसान पे डिपेंड करता है कि टिल द एंड आपने उस डिसीजन के साथ क्या किया। एक लड़की अगर अच्छी लड़की हो ना, आपके लाइफ में आ गई हो, तो आप बनते हो। शाहरुख खान को देखो कहाँ चले गए। आज के टाइम में यूथ को सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। हम डेली लाइफ में अपना रूटीन कैसे सेट करें कि हम अपने गोल तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी और मोटिवेटेड प्लस थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग हो जाए। तो अगर हमें खुश रहना है ना, तो हमें अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। एक लड़का महीने के अगर 10 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है ना भाई, और एक लड़की जो कुछ नहीं कमा रही, वो उससे शादी कर सकता है, एक लड़की नहीं कर सकती। पर इस मामले कहीं ना कहीं भाई लड़की वाले भी गलत है। अगर आप ये देख रहे हो कि लड़के वाले पे क्या घर है, क्या पैसा है, क्या गाड़ी है, तो आप भी दहेज की कैटेगरी में ही आ गए। 80% कैश फ्लो हमारे भारत के अंदर लोअर और मिडिल क्लास से चलता है, जो डेली लाइफ के अंदर लोग प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं ट्रेड में। इसलिए विराट कोहली कि उसको पता है कि मैं ये करूँगा। वो एग्रेसिव तो है, एग्रेसिव के साथ साथ उसके अंदर वो डिसिप्लिन भी है। व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो हमारे इंडिया की एजुकेशन कैसी है? अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ें बदलना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट लाना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत कुछ सीखोगे आप इस पॉडकास्ट से। पर्सनल लेवल पे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और आज हमारे एक जो गेस्ट हैं, उनका नाम है सैम, जो कि एक यूट्यूबर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जीवन के अंदर जो अपनी लाइफ जी रहे हो, उसको जीने का तरीका और देखने का तरीका आप इस पॉडकास्ट के थ्रू बेटर कर पाओगे। तो बस इतना कहूँगा, इस पॉडकास्ट को देखो और एंजॉय करो और सीखो लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। स्वागत है सैम भाई आपका पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? और थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और आपके साथ बैठा हूँ तो एकदम भाई वाली फील आ रही है। अच्छा मेरे लग को रहा है, बिल्कुल मतलब भाई वाली अच्छा लग फील रहा आ है रही है। मुझे। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे हाँ, पॉडकास्ट का। राइट। नाउ द डे जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसा लगता है सैम भाई, जब इतने लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपकी मोटिवेशनल स्पीच को यूट्यूब पे, कितने सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं, कैसा फील होता है जब इतने लोग आपकी बातों, जो आप बात बताते हो लोगों को, वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, उसको परस्यूइंग करते हैं? कैसा लगता है आपको? मतलब डेफिनेटली मैं आपको बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट करा था ना अपना यूट्यूब चैनल, तो मेरा मोटिव यही था कि मैं कुछ लोगों को, मुझे पता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मैं बदल नहीं सकता, हाँ। लेकिन अगर मैं कुछ लोगों की लाइफ को अगर मैं बदल पा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। और रियल में बताऊँ तो पैसों के बारे में जब मैंने शुरू करा ना, तो मैंने पैसों के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे लाखों लोग जाने, ये भी नहीं था। बट ये था कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो जब मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू करा और जब चली, लोगों को पसंद आया, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई किया, एंड जब लोग कामयाब हुए, बहुत सारे कमेंट्स आए भाई। एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि भाई मैं डीएम बन गया हूँ और थैंक यू सो मच आपकी वजह से। एंड उस वक्त जब वो मैसेज आया ना मेरे पास में, और जब मैंने पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू था। मैं, मतलब दिमाग हिल गया मेरा कि भाई व्हाट, मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं भाई, वो आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करा। तो उसने बोला कि नहीं भाई, ये जो आपने होप दिया ना, आपने वो जो हिम्मत दी ना, आपने जो जान दी ना पीछे से, वो कमाल की थी। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट लगता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है भाई, कुछ तो लोगों की ज़िंदगी बदली है। और जब बच्चे कमेंट्स, मतलब कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो लगता है यार भाई आपने तो आग लगा दी, मज़ा आ गया। अब मैं 18-18 घंटे पढ़ूंगा, 10-10 घंटे पढ़ूंगा। फिर पढ़ने के बाद कमेंट करते हैं आज मैंने इतने कर लिया, इतना पढ़ लिया, तो प्राउड फील होता है भाई, डेफिनेटली बहुत कहीं मज़ा ना आता है। कहीं मोटिवेशन ना हमारी लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ हम कई बार बहुत सारी चीज़ें हम हार जाते हैं ज़िंदगी से, या हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हम अपनी, हमें शायद पता होता है सोल्यूशन, बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो हमें ना मोटिवेट नहीं मिल पाता अंदर से कि यार हम इसको अंदर से। कैसे करें, कैसे। और जब हमें कोई एक राइट मोटिवेशन मिलती है, तो वो हमारे अंदर से ही कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर बदलने लगती है और हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि मोटिवेशन जो है हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, जिसको हमें डेली करना है, तब जाके हम कुछ चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब भाई जैसा यार आज के टाइम पे ना इतना
चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हाँ हैं। हाँ हाँ अब मैं बात करूंगा इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और हमारी हाँ। समाज के बारे में। आप कैसा देखते हो भाई समाज हमारा आज के टाइम पे जो समाज है और जो पहले का समय था, डेफिनेटली बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। हाँ बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है समाज के बीच में। बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत चीज़ें बुरी भी हाँ, है। वो तो बट हमेशा रहा है, बिल्कुल, वो तो हमेशा आप रहा है। एक समाज को कैसे देखते हो? हमारा समाज हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और समाज कैसा होना चाहिए हमारा? हमारा जो समाज है ना, अगर मैं थोड़ी सी पीछे जाऊँ, मतलब थोड़ा आज जाते हैं, थोड़ा 10-15 साल पहले जाते हैं और देखते हैं, तो उस वक्त ना अपनापन कहीं ना कहीं ज़्यादा था, क्योंकि हम दुनिया से जुड़े हुए नहीं थे। सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था, हमें हुँ, ट्रैवल करना होता था तो बहुत लंबा लोग नहीं जाते थे। अब हमें जाना है सिटी, अब दिल्ली आना है तो भाई कौन दिल्ली जाएगा, मुंबई दुबई कौन, मतलब न बस नाम सुन करके लोग सुनते थे। तो लेकिन अब जो है ना, हमारी जो सोसाइटी है अब इस टाइम पे वो ऐसी हो गई है ना कि कहो तो मतलब कि वो आपके बारे में सोचती है, आप क्या कर रहे हो इसके बारे में सोचती है, आपके एक एक पॉइंट्स को देखती है। पहले लोग भाईचारा था, भाई तू कामयाब हो गया ना, बहुत अच्छा है, तू लाइफ में अच्छा कर। लेकिन अब लोगों के अंदर लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब अंदर से लगता है, सामने से बोलेगा भाई बहुत अच्छा कर रहा है तू लाइफ में, लेकिन जब दूसरे के बारे में बोलो, अच्छा ये बंदा यूट्यूब पे काम कर रहा है, यूट्यूब से क्या होने वाला है, यूट्यूब से कुछ नहीं होता भाई, तेरा पापा चाहता है ना तू पढ़ाई कर, जा करके पढ़। तो सोसाइटी कुछ ऐसी हो गई ना इस टाइम पे कि उनको उनको फर्क नहीं पड़ता, हुँ, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब हो रहे हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं वो टोंट नीचे, कसते हैं। मतलब टोन करते हैं कि भाई तेरे से नहीं होने वाला है, तू नहीं कर सकता, तू फालतू में टाइम पास कर रहा है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है। और अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँ तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना बोल ले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ में एक सपना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो दुनिया तो बोलेगी, पहले कम बोलती थी अब ज़्यादा बोलेगी, तो बोलने दो, हमें क्या फ़र्क हुँ, पड़ता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सोसाइटी का मतलब है कि वो पीछे से तो हुरकुसती है, लेकिन हमें अपने अंदर वो रखना है कि हमें लाइफ में कुछ करना है। तो ये सारे लोग बोलेंगे, है ना, कहते हैं ना, एक डायलॉग है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये हुँ। तो है, बाकी फ़र्क तो थोड़ा बहुत डालता है, बट हमें लेना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता बस। एंड जब समाज हमारे लाइफ में जैसा आपने बताया रोल तो इंटरफेयर प्ले करता है, करता है, हाँ रोल, इंटरफेयर हाँ करता है। इंटरफेयर करता है। हमें शुरुआत कैसी करनी चाहिए कि हम अगर अपनी लाइफ में एक गोल सबके माइंड में सेट होता है भाई, हाँ। आपके मेरे, हम्म हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हम्म। सबके माइंड में गोल सेट होता है कि यार मुझे ना ये बनना है। हाँ वट कोई भी चीज़ हाँ हो कुछ भी, सकती है हाँ कि मुझे ये चीज़ बननी है, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, हाँ किसी के लिए फेम हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, हाँ किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए हाँ, करियर, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। हम डेली लाइफ में अपना रूटीन कैसे सेट करें कि हम अपने गोल तक पहुंचने का जो सफ़र है ना वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी और मोटिवेटेड प्लस थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि ना आपको या मुझे भी ना, मुझे पता है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है मेरी लाइफ में। हम्म। बट जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, तो हम्म, कहीं ना कहीं देखो कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता भाई, हर कोई इंसान अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करता है कि क्या मैं हाँ ये कर हाँ पाऊंगा, क्या मैं हाँ। ये कर डर पाऊंगी। डर है, डर डर रहता है रहता है, ना हाँ कहीं। हाँ। तो वो गोल जब माइंड में आता है तो इमेजिन करते समय बहुत अच्छा लगता है। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप कैसे सपने 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 वो दिखाने वाले तो हैं, हाँ सबको अपने सपने का पता है, गोल का हाँ पता है। हाँ। पर रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। सेकेंडली हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो अग्रेशन है काम के लिए हाँ हाँ। वो और अच्छे पैशनेट लेवल पर बदल जाए। वो रूटीन किस तरीके से सेट करें? सबसे पहले तो हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा। ड्रीम अलग है और गोल अलग है। हम्म, हम सपने देखते हैं कि हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम इस इंसान को देखते हैं भाई मुझे इस जैसा बनना है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि तुम्हारे अंदर उस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है। करने का तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस पॉइंट पर तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए उसको क्लियर करना है, और क्या तुम उसको कर सकते हो। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पहले देखना है कि क्या तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, क्या तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। और पूरी तरह क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एकदम एग्जैक्ट और 100% जो बोलते हैं ना, एकदम फिक्स कि हाँ मैं ये कर लूंगा। सबसे पहले ये अगर मतलब पूरी तरह अगर फिक्स हो गया ना, तभी चीज़ें आप आगे कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने काम करना स्टार्ट किया और करते करते आ रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर आप गए, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो रूटीन की अगर हम बात करें, तो रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। मेंटली शुरुआत यहीं से करनी है।
हमें सबसे पहले इसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इसको बहुत पावरफुल रखना पड़ेगा कि कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ जो भी हम अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो, पीना हो, घूमना हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं हर चीज़ से घूम फिर कर ना, मतलब एंड जो है ना वो हमारी कामयाबी की तरफ आना चाहिए। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है ना वो है कामयाबी, कि मैं बात कर रहा हूँ कुणाल भाई से, तो एंड द एंड कि मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, मैं कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में। तो हर एक चीज़ जो हम लाइफ में कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होनी चाहिए हमारे ड्रीम से, कि इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी तो कहीं ना कहीं एक कामयाबी की तरफ आप जाओगे। ये ओके। एंड रूटीन में जैसा आपने बताया कि मेंटली स्ट्रांग तो सबसे पहले हमें रखना ही हाँ, रखना है मेंटली खुद को, स्ट्रांग रखना है, क्योंकि वो स्ट्रांग होगा तभी हम ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन ले पाएंगे। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि हमें क्या करना क्या चाहिए वो क्या क्लियर चाहिए, होना बहुत वो ज़रूरी है। क्लियर होना और बहुत जब ज़रूरी क्लियर है। हम करते हैं तो बहुत सारी जिसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो है। बहुत हाँ, ज़्यादा आ जाती है तो अब डिस्ट्रैक्शन। ये है ना, जैसे हमें चाहिए, अब हम्म। सपोज कीजिए कि आपको समोसे चाहिए। अगर चाहिए का जो ये चाहिए है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर इस चाहिए में बहुत पावर है ना, फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, वो माँ बाप भी नहीं रोक सकते, वो फ्रेंड्स भी नहीं रोक सकते, कोई डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर हमें वो चाहिए तो भाई तू कैसे रोक सकता है, नहीं रोक सकते हो ना। लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि वो पूरी तरह से 100% होनी चाहिए। फिर जो भी आप उसके मतलब, जैसे उसका मैं मतलब आपको कुछ भी बताऊं, रिजल्ट मिले हाँ उसमें हमें खुशी रिजल्ट होनी चाहिए। कैसे वो उसको हासिल करना है ना, वो दिमाग आपको लगा देगा, उस पता है उसको कि कैसे करना है। अब मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा, ये करना है वो करना है, पहले चीज़ें यहाँ सेट करनी है, फिर अपने आप होगा। आपका दिमाग बताएगा कि भाई तू ये कर, ये कर। आपको बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखेगी, दुनिया में लोग कर रहे हैं वो दिखेगा, आप वहाँ से ऑटोमेटिकली पकड़ोगे और काम करना शुरू करोगे, आगे बढ़ते ही चले जाओगे, बढ़ते ही चले जाओगे, कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह 100% एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है तो करना है, बस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी में मिसिंग होता है, कि गलती हमें यहीं पे करते हैं लोग। मुझे इंजीनियर बनना है, माइंड में चल रहा है, पापा कह रहे हैं कि मैं तो लड़की हूँ, आप डॉक्टर बन जाओ। अरे भाई तुम्हें इंजीनियर बनना है ना, तो इंजीनियर बनना है, बात खत्म। फिर इंटरेस्ट इसमें उसमें है। फिर उसमें कहीं और क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना, बिल्कुल भी मत जाओ। पूरी तरह कंफ्यूजन अगर लाइफ में है तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज़ पकड़ो, ठान लो कि मुझे करना है, उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और तुम कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा मानना है। अभी आपने भाई पेरेंट्स की बात करी कि हम्म, हर हर एक पेरेंट्स की अपने बच्चों से ना बहुत उम्मीदें होती है, उम्मीदें होती हैं। खासकर हमारी इंडियन कल्चर में। इंडियन कल्चर फॉरेन में। कल्चर की हम बात नहीं करेंगे, वहाँ सिस्टम अलग हाँ, होता है। हमारे इंडियन कल्चर में हाँ। बहुत उम्मीद होती होती है कि हमारी जो जनरेशन है ना वो हम्म, आगे बढ़े, अपनी हम्म, लाइफ में कुछ करे, एक हम्म, अच्छे मुकाम पर पहुंचे। हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है, हाँ, जिससे ना वो उनके लिए डिसीजन मेकर भी बनते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये करो, ये करो आप वो ये करो। बनो। बट हाँ। एक सर्टन टाइम के बाद ना उस बच्चे को, चाहे हम्म, लड़का या लड़की को, ना फील होने लग जाता है कि हाँ, किसी को वो समझ में आता है कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है, हम्म, वो उसके लिए काम करता है, करती है। लेकिन एक टाइम बाद उसे समझ में आता है यार मेरे लिए डॉक्टर नहीं बना, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे ना, बहुत लोग वहाँ पे ना मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं, क्या हम्म, करें हम अपनी लाइफ में ऐसा कि हम कामयाब हो और हमारे पेरेंट्स खुश हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हम्म, जीवन में ये सब चीज़ें होता है। हाँ, हम भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से गुजरे हैं। हाँ। हमारे पेरेंट्स जो सोचते थे कि आप ये करो, और आज हम कंटेंट क्रिएशन बना रहे हैं, और हम्म, टचवुड भगवान की इतनी कृपा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे तो हैं। लोग, हाँ, हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ बट करते कहीं हैं। ना कहीं आप ये मानते हो कि ना पेरेंट्स बहुत वरी होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, हाँ, कि क्या ये कर हमेशा पाएगा से या नहीं रहा कर है, पाएगा। हमेशा से रहता है। हाँ। कैसे पेरेंट्स को टैकल करें कि यार बच्चे जो सच में करना चाहते हैं अपने जीवन में, या कोई भी इंसान करना चाहता है, वो अपने अपने हाँ, पेरेंट्स को मना पाए। अब मैं बताऊं भाई, मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं जाऊंगा। बिल्कुल। जैसे आपने कहा ना कि यार हम चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा तुम ये बनो, फिर एक पॉइंट आने के बाद हमें खुद रियलाइज होता है कि हमें ये नहीं बनना, हमें ये बनना है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तो जब मैंने 10th पास आउट करा, तो मुझे मतलब पापा चाहते थे कि बेटा जो है वो इंजीनियर बने, ठीक है। हम्म। और क्योंकि इंजीनियर मीन्स कि वो बड़ा होता है ना, क्योंकि हम अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़ा बनाने के लिए क्या है भाई, तो ये 2-3 ऑप्शंस है। एक इंजीनियर है, डॉक्टर डॉक्टर है। है, सीए है, यूपीएससी कर लो, आईएएस बन जाओ, आईएएस वाईएएस बनो। तो अब क्या था उनके अंदर कि जो है बेटा को आईआईटी करवाना है। हम्म। तो अब आईआईटी करवाना है, तो आईआईटी करवाने के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो उस पॉइंट पे उस वक्त जो है ये फिजिक्स वाला एंड जो ये सब दृश्य
फिजिक्स वाला है ना एक, और भी बहुत सारे जो अभी नए नए आ गए बहुत सारे 2-3 सालों से, उस वक्त नहीं था, उतना नहीं था, मतलब क्योंकि उस वक्त आई थिंक सोशल मीडिया था, लेकिन जो इंटरनेट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ 17 उस वक्त जियो आया ही था, हम्म तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्रेज़ उतना पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी, एक इंस्टीट्यूट था जो बहुत फेमस था, वो था सुपर 30। हाँ आपने फिल्म देखी फिल्म होगी देखी सुपर है। 30। तो पापा ने सर्च करा, पता करा कि भाई सबसे बेस्ट अगर हो सकता है ना तो वो है सुपर 30, तो मैं अपने बेटे को वहाँ भेजूंगा, इंजीनियर बनाना है, क्योंकि ये आईआईटी तो निकालता ही है, 30 में सिलेक्ट हो गया तब तो फिक्स है आईआईटी तो करेगा ही। हम्म तो मुझे भेजा गया पटना सुपर 30 में। मेरी पहले तो सुपर 30 में क्या होता है कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है 30 में सेलेक्ट होने के लिए, कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो मैंने दिया एग्ज़ाम, कुछ मार्क्स की वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो 30 में तो नहीं हुआ, लेकिन एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स चलता है आनंद सर का, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो एडमिशन हुआ वो मेरा वहाँ, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, और मैं अच्छा था पढ़ने में, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़ा सा केमिस्ट्री वीक था, बट पढ़ने में वो बहुत अच्छा था। 1 साल निकला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल निकला, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आया कि मैं इसके लिए बना ही नहीं नहीं, नहीं मना। मैं ये नहीं कर सकता, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ने का पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। अब क्या करें, पापा ने तो भेज दिया। अब 1 साल बचे हुए, 12th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम और साथ ही साथ में आईआईटी भी देना है। तो क्या करें, अब घर वालों को बोल नहीं सकते कि मुझे नहीं पढ़ना है, भाई भेजा गया पढ़ना, तेरे पीछे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है ना कि हम्म मतलब अब क्या होता है हमारे समाज में, एक चीज़ और है ना कि जब हम अपने बेटों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, सबको पता चल जाता है कि इसका लड़का ना पटना गया पढ़ने के लिए। पूरे हमारे, अब मैं गांव में रहता हूँ वो तो सबकी गांव में, उम्मीदें ऐसी हाँ होने हाँ, जाती तो है। गांव में जब हम रहते हैं ना, तो गांव में, अब दिल्ली में है तो दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं जानता, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जब हम छोटे गांव में रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ 50-60 घर है, 100 घर है, तो सबका पता होता है, अच्छा सनाउल जो है ना ये कर रहा है, पटना गया। तो जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो कहते हैं ना किस तरीके से सोसाइटी इम्पैक्ट डालती है, हम्म तो वो कहीं ना कहीं यहाँ हिट करता था कि भाई सबको पता है मैं तो इंजीनियर बनने के लिए आया हूँ, मैं छोड़ करके चल जाऊँगा तो भाई लोग तो बुरा ही बोलेंगे कि भाई तू क्या कर रहा था, क्या करने चला गया। लेकिन मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मैंने बोला ठीक है करते हैं, कोशिश करते हैं, निकल गया तो फिर देखते हैं आगे जो होगा सो होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी, एंड 12th में मेरे मार्क्स कम आए, आईआईटी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो अंदर से आना हाँ चाहिए ना, वो लूज हो आईआईटी गया था ना मतलब थोड़ा इंटरेस्ट। होता है, हाँ। और पापा का सपना था कि बेटा को, अभी हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है, तो आईआईटी तो कराना है किसी न किसी को, एक सपना है, एक मतलब वो माइंड में सेट हो गया कि आईआईटी तो कराना है। तो मैं नहीं कर पाया, तो मैं जब नहीं कर पाया तो अब कैसे मनाए कि मुझे कुछ और करना है। अब ये समझना ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। अब मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है भाई, क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कुछ ऑप्शंस चुने, मैंने क्रिकेट चुना, मैंने सिंगिंग चुना, मैंने एक्टिंग चुना, मैंने ट्राई करना शुरू करा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई करना शुरू करा, एक्टिंग में भी मैं कुछ वीडियोस बनाया, कुछ ट्राई किया, सिंगिंग भी मैंने ट्राई किया, क्रिकेट एडमिशन लिया मैंने एकेडमी में, वहाँ गया जहाँ ईशान किशन जहाँ से निकला, मतलब जो भी है वो बेस्ट वाला है ना, ईशान किशन जहाँ से निकला वहाँ गया, 1 महीना खेले। फिर मेरे साथ कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए जहाँ से मैं वहाँ से निकला, और घर वालों ने मुझे खूब जो है मतलब कि लाइफ में तू क्या करने गया था, तेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू, मुझे लगता था कि तू कुछ करेगा, बट अब ख़त्म, अब बेटा तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैंने चूज़ किया एक करियर, और मैंने शुरू कर दी मोटिवेशन फील्ड में, मैं आ गया और मैं मोटिवेट करना शुरू कर दिया सीधा। कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि यूट्यूब उस टाइम पे उस लेवल पे था नहीं, कुछ थे क्रिएटर्स बट उस लेवल पे वो नहीं था। मैंने बनाना शुरू किया, एक वीडियो मैंने बनाई ऐसे ही नॉर्मल, फिर मैंने स्पीच देना शुरू किया स्कूलों में, अपनी ही कोचिंग में जहाँ मैं पढ़ता था वहीं जा कर के स्पीच देना शुरू किया। लेकिन घर वालों को नहीं, भरोसा नहीं है कि क्या कर सकते हो। तो अब क्या होता है ना कि हम कहते हैं ना डिसीजन, हमने जो डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, कभी भी कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता,
वो मेरे पे और वो मुझ पे डिपेंड करता है, वो इंसान पे डिपेंड करता है कि टिल द एंड आपने उस डिसीजन के साथ क्या किया। क्या आपके लिए सही खुद माना उसे या गलत माना, वो अ, हमारे लिए मैटर करेगा ना खुद। हाँ, मैटर करता है कि मतलब जैसे मैंने चूज़ किया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, हम्म। मैंने वहाँ से छोड़ करके मैं यूट्यूब फील्ड में आया। अब जब मैं यहाँ आया तो मुझे क्या करना है, मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये आप पे डिपेंड करता है। हम्म। और फिर मैंने वो किया, 2 साल लगा और मैंने पेरेंट्स मानते नहीं हैं। आप मानो या ना मानो, पेरेंट्स नहीं मानते हाँ, भाई। हमारे पेरेंट्स नहीं आप मानते। कितना भी समझा लो आप उनको, जब तक उनको आप कुछ करके नहीं दिखाओगे ना, वो कभी ज़िंदगी में मानने वाले नहीं है। तो आपने कहा ना कि पेरेंट्स को कैसे मनाए, पेरेंट्स नहीं मानते। आप समझाते रहो, नहीं पापा मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। पहले करके दिखा, हम्म। पहले करके दिखा तब मानूंगा। तो अगर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको वो बिलीव दिखाना पड़ेगा कि हाँ जो मैं ये कर रहा हूँ, आपने कहा इंजीनियर बनना है लेकिन मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मुझे मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, हम्म। तो आप पहले वो करके दिखाओ, तब हम भरोसा करेंगे। राइट। और इसमें ना मुझे एक चीज़ जो अपने खासकर कल्चर में जो खलती है, वो ये है कि ना हम उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से, हाँ। जो अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए कि हम उनके लिए भला सोचते हैं कि वो कुछ हाँ, ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं कि डेफिनेटली। हाँ। कुछ अच्छा करे। बट हमारी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग यहीं क्यों अटक जाती है कि यार मेरा बेटा आईआईटी बन करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, आईएएस बने। इसके अलावा भी तो बहुत दुनिया, आप समझ लो आज के टाइम पर जब आईएएस की प्रिपरेशंस होती है या पुलिस 10 की लाख जब कोई हाँ। भर्ती होती है, तो वैकेंसी अगर 10,000 लोगों की है तो 10 लाख लोग उसके लिए अप्लाई वही मैं कह करते रहा हैं हूँ, 10 भाई। लाख हाँ। 10 लाख की लिमिट, 10,000 भी नहीं है भाई। 10 वही तो कह रहा हूँ, हाँ, 10,000 भी नहीं 10 शायद निकलती 10 होंगी, लाख भी नहीं, 1,000 2,000 बहुत बहुत मुश्किल निकलती है। उसमें 10-10 लाख 10 10 लोग 20 एक 20 लाख। वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, अपनी पूरा साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो कितने डीमोटिव हो जाते हैं। कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। हमें एज अ पेरेंट अगर हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ना उनको ये भी मोटिवेट करना चाहिए कि अगर तू इसमें नहीं कर पाता या कर पाती, तो बेटा तू दूसरी चीज़ को भी लेके चल साथ में जो तुझे पसंद है। और कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी ये रियलाइज़ करा होगा भाई कि जब आपके अंदर से बात आई कि यार मैं ये क्यों क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो मोटिवेट करना चाहिए, तो आप देखोगे अपने पूरा फ्लैशबैक में जाओगे तो कहीं ना कहीं ये ना बचपन से हमारे साथ चलती आई है। एक लीडरशिप क्वालिटी रही होगी बताने की, पापा से आया था मेरे हाँ, अंदर। कि मोटिवेट करने की, लोग आपकी बातों को सुनते होंगे। हाँ हाँ। तो मैंने एक वीडियो देखी थी भाई, उसमें उसमें बताया कि आप जब फिगर आउट नहीं कर पाते ना आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप एक काम करो, एक हफ्ते का ब्रेक लो, शांति से बैठो, जो आप करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में वो करो, घूमना फिरना, खाना पीना, दोस्तों के साथ या सोना, जो आपको करना है। 7 दिन बाद आप उठो, 8वें दिन सुबह, और अपना पूरा फ्लैशबैक देखो, जितना देख सकते हो अपने जीवन का, जितना देख सकते हो बचपन से लेके आज तक का, जो भी आपकी मेमोरीज में सबकॉन्शियस माइंड में रही है, और देखो आपने उन दिनों से लेके अब तक में क्या क्या चीज़ें बेहतर करी है। उन बेहतर चीज़ों को निकालो और सामने खड़ो रखो, ऐसे विजुअल्स रखो। आप उसमें से देखो आपको किन काम में ज़्यादा मज़ा आता था, आपने चूज कर लिया, वो आपकी लाइफ है, आप तब कामयाब हो गए। आप जब देखोगे फ्लैशबैक में जाओगे तो उन 4-5 चीज़ों को छोड़कर आपने वो सब काम किया जो आपको नहीं करना था। आपके मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, सोसाइटी ने बोला, या प्रेशर था, तब आप वो कामयाब नहीं हो पाए, तभी आपने छोड़ दिया। इन 4-5 चीज़ों में आपको मज़ा आता था, अब आप इनमें से कुछ चूज, अंदर से वो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है जो हमें बताता है कि यार तू ये सही कर रहा है और तू ये गलत कर रहा है। मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है, जैसे आज मैं कंटेंट बनाता हूँ भाई, तो जब मैं शूट करता हूँ मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मुझे अंदर से शूट कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है यार मैंने अपनी, हाँ, कि मैंने कुछ अचीव किया, आज कुछ अचीव किया, और शायद दूसरे काम में मुझे नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से कितने खुश हो। अब मैं खुश की बात कर रहा हूँ, आपके लिए खुशी की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट, हैप्पीनेस का मतलब है कि फ्रीडम। मैं फ्रीडम मानता हूँ, अगर आप फ्रीडम हो, आप आज़ाद हो, तब आप खुश हो। अगर आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, चाहे वो सोसाइटी की वजह से आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, या फिर आप पॉलिटिक्स के वजह से, या इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही है उसके वजह से आप बंधे हुए हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हैप्पीनेस को कम करती है। तो फ्रीडम, आप अपनी लाइफ में जो भी करो ना, कुछ ऐसा करो जहाँ तुम्हें एक फ्रीडम मिलता हो। पता है, हम जॉब की बात करते हैं,
तो अब जॉब हम जा रहे हैं करने के लिए, अब मुझे सपोज करिए कि मुझे कल घर जाना है, तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा क्या, एक लेटर लिखना पड़ेगा क्या? तो एक लेटर लिखो, फिर फिल करो, हाँ ठीक है सर अभी बॉस को काम दो। है, अभी काम है, अभी 10 दिन के बाद आप घर जाइए। अजी भाई मुझे माँ से मिलना है, हम्म मुझे माँ से मिलना है, कल मिलना है मुझे, आप कैसे रोक सकते हो? तो ये हमारी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मार रहा है ना भाई। हम्म तो अगर हमें खुश रहना है ना, तो हमें अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आप आज़ाद हो तो फिर आप खुश हो, अगर आप आज़ाद नहीं हो तो फिर आप खुश कतई नहीं हो भाई। सेम भाई, मैं भी लिटरली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। साथ साथ मेरे लिए खुशी अ, इस बात को लेकर भी होती है कि जब आप अपने मन चाहे चीज़ कर पा रहे हो, जो फ्रीडम से ही कनेक्टेड है, हाँ डेफिनेटली वो कि फ्रीडम से आप ही आज़ाद कनेक्टेड हो, है। हाँ तो आप डेफिनेटली खुश रहोगे। कहीं ना कहीं हमारा फैमिली और हमारा जो सर्कल है हमें वो चीज़ें प्रेशराइज करता है एक लग्जरी लाइफ की तरफ। किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम पे सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई पैसा। पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता, लेकिन हमने लाइफ को छोड़ के ना पैसे को ही अपनी ज़िंदगी बना ली है। सब पैसे के पीछे भगते हैं, 99% लोग, मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ। हाँ कोई बोले सब ना भाई, मैं पैसे के 99 पीछे नहीं जा रहा 100% भाई, 100% भाई। मैं शुरू बिल्कुल में खुले में, पैसे, मैं आज मैं तो पॉडकास्ट खुद कर रहा बोल हूँ, रहा हूँ आप सब। भी काम हाँ करते हो। कहीं ना कहीं हमें इस लेवल पे पहुंचना है कि हम एक अच्छा अर्न कर सके, अपन को आपको और अच्छे लेवल पे सेटल कर सके, हाँ अपनी फैमिली को सेटल कर सके। हमारा एंड ऑफ द गोल क्या है? पैसा। पैसा कहीं ना कहीं, लेकिन उससे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है कि आप ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिले और पैसा मिले, सिर्फ पैसा ना मिले, खुशी मिले उसके साथ साथ। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जी। हालांकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था शाहरुख खान का, तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए क्या है, मतलब सक्सेस क्या है और पैसे की क्या डेफिनेशन है। शाहरुख खान से पूछा। हाँ तो बोले यार पैसे तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे लिए पैसे की डेफिनेशन ये है कि मैं किसी शोरूम में गया हूँ और मुझे 2 शर्ट दिखा, तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, साला दोनों उठा लो। हम्म यही है सक्सेस, यही है डेफिनेशन। और कल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ अंदर से कि यार हाँ, अब मैंने कुछ किया है। जैसे ये एक ब्लैक है हम्म और मैंने एक वाइट, मुझे दोनों दिखा सेम। तो मैंने कैफ से पूछा कि भाई कौन सा वाला लूँ, तो कैफ ने इंस्टेंट बोला दोनों, और मेरे अंदर से आ रहा था दोनों लेते हैं ना भाई। तो अगर आप सच में, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो ना भाई कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है, आप हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, आप जो बात करते हो फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। आप मन कर रहा है कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो मिला, तो ये फ्रीडम है ना मेरी, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। और वही सक्सेस भी है। और डेफिनेटली यही सक्सेस है। लोग पैसे के पीछे सब भागते हैं भाई, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, पैसे तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि पैसे की भी एक लिमिटेशन होती है। अब कोई किसी का पॉडकास्ट था, मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि जब तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हासिल कर लोगे ना, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते थे आपने सब कुछ खरीद लिया, कुछ बचा ही नहीं है खरीदने के लिए। चांद पे जाओगे क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर क्या करोगे? जैसे अभी मेरे पास पैसों की इंपॉर्टेंस है, मुझे पता है कि मुझे क्यों चाहिए, एक रीज़न है मेरे पास कि हाँ मुझे जो है एक बढ़िया सा घर बनाना है, मुझे पापा के सपनों को पूरा करना है, मुझे भाइयों के सपनों को पूरा करना है, मैं एक अच्छा बड़ा भाई बनूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो एक ड्रीम है, एक गोल है कि हाँ मुझे इतने पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ये करना है। राइट। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद आपके पास इतने पैसे हो जाए कि ये सारी चीज़ें तो फिर मतलब तुम्हारे सपने कहाँ है। तो पैसों की इंपॉर्टेंस, हैप्पीनेस का इसी से कनेक्शन है पूरा, कि आप कितना आज़ाद हो। और इसी में एक चीज़ थी भाई कि ना, हाँ जब आपने बताया, हम बहुत एक इमेजिन, ये हाँ सबके लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो आपने वो अचीव कर लिया, हाँ देन उसके बाद फिर क्या? फिर आप समझते हो ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। सोचते ही नहीं ये है मैं पिछले 1-2 सालों से आपको। मैंने बहुत नोटिस करा अपने लाइफ में कि मैं जो चीज़ करना चाहता था मैंने वो करी, देन उसके बाद अब नया गोल सेट हो जाए। मतलब गोल ऐसे हैं जो बदलते हैं समय के साथ। अगर आज मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं वहाँ उठूँगा, अब क्या करूँ? अब मैं सोचूंगा मेरे 10 मिलियन हो जाए, फिर 100 मिलियन हो जाए। सपने कभी ख़त्म नहीं होते। तो एक क्रिएटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत मैं मतलब विजुअल्स में ज़रूर डालूंगा उनका, मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद है भाई। अभी मैंने रिसेंटली उनकी वीडियो देखी 1-2 दिन पहले। उन्होंने बताया कि आप गोल, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है, लेकिन उसकी जो जर्नी है ना,
हाँ वही आपको सिखाएगी, वही आपकी सक्सेस है, वही आपकी लाइफ है और वही आपकी खुशी है। आप सोचो कि मुझे किसी दिन 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? उसकी खुशी नहीं होगी। उस 1 करोड़ कमाने की जो आपकी मेहनत और जो जर्नी है ना, वो आपको खुशी देगी। और आप अपने एंगर को, जो आपको गुस्सा आता है लोगों को देख कर खुशी, उसको जिद में बदल दो बस, तो आप बस हमेशा बस कामयाब ही रहोगे। बस अपनी एनर्जी को गलत जगह से सही डायरेक्शन में डाल दो। हाँ इतने बेस्ट वो मोटिवेशनल स्पीकर है उनको। हाँ आप, मेरे को नाम अभी करंटली याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर, तब आप देखना, हो आपने सकता है डेफिनेटली भी सुना देखा हो। हो। हाँ बहुत 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 बड़े लेवल पे हाँ क्रिएट करते हैं वो वीडियोस। एजुकेशन की अगर हम बात करें भाई, हम्म व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हो हमारे इंडिया की एजुकेशन कैसी है? इंडिया की एजुकेशन तो मुझे समझ नहीं आता भाई कि आज से 10 साल पहले जो मैं पढ़ रहा था वही चीज़ें अभी भी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कुछ बदला नहीं है, थोड़े से तरीके बदले हैं, थोड़ा बहुत अभी पिछले जब से थोड़ा सोशल मीडिया आया है, ऑनलाइन की दुनिया में लोग एंटर किए हैं, तो थोड़ा सा बदलाव आया है। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो वैसा ही चल रहा है, बरसों से, अंग्रेज़ों के टाइम से वैसा ही चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में वो नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो सरकार के हाथ में है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा स्किल्स के ऊपर। डिग्रीज पे ज़्यादा फोकस ना करें, राइट? स्किल्स मैटर करती है फॉर श्योर। हाँ, स्किल पे हम आते हैं थोड़ी देर में हाँ, पहले, ठीक है? पहले हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ठीक थोड़ा है। सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपने बात करी भी डिग्री की, हम्म। तो इंडिया में अगर हम रह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक एंगल से डिग्री चाहिए होता हाँ। है ना? जैसे सपोज करो कि अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। पापा मुझे, अब्बू मुझे कह रहे थे कि अगर तेरा रिश्ता लगाऊंगा, कहीं शादी करूंगा, पूछेगा कि क्या करता है आपका बेटा, हम्म। कितना पढ़ा है, तो क्या बोलूंगा मैं कि यूट्यूबर है। क्या होता है यूट्यूबर? कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन करा है। ग्रेजुएशन क्या होता है? तो सबके पास है, समझ रहे हैं? तो हम्म। ये जो डिग्री है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये, मतलब इंडिया में अगर हम रह रहे हैं तो बेंचमार्क टाइप का है। हाँ, एक एक बेंचमार्क टाइप का है कि भाई ये होना चाहिए, मतलब है ना कि हाँ, एमबीए कर लिया है बच्चा, ये कर लिया है, थोड़ा सा मतलब वो चीज़ें तो मैटर करती है कहीं ना कहीं। डिग्री तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं हम्म। तो डिग्री मैटर करती है। लेकिन डिग्री के साथ साथ अगर आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हो, मतलब बहुत बड़ा बनना चाहते हो, तो एजुकेशन तो चाहिए। ठीक है, बैकएंड में एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, राइट। आपको चीज़ें हाँ, वो सीखनी नींव ही है हमारी। पड़ेगी। हाँ, आपको चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक फील्ड को पढ़ना पड़ेगा। अब जो बनना चाहते हो उसमें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप रिसर्च करते होगे, बहुत सारे लोगों के बारे में जानते होगे, उसकी वीडियोस देखते हो, तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। राइट। ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं। तो एजुकेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा अब स्किल के ऊपर। अगर आपने उस स्किल को छोड़ दिया ना, आपके पास कितनी भी डिग्री हो जाए, आने वाले टाइम पे अभी हो सकता है कि आपको जॉब्स मिल जाए कि मैं ग्रेजुएशन कराऊँ, ये हमारा डिग्री, आप हमें जॉब दे दो। हो सकता है अभी आपको मिल जाए, लेकिन आने वाले 2 सालों के बाद आपको बैठाया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, देखा जाएगा कि बंदे के अंदर कितना टैलेंट है, हम्म। कितनी स्किल्स है, क्या क्या कर सकता है। ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप स्किल्स के ऊपर नहीं काम कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में, अभी हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, अभी हो सकता है आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आप कुचले जाओगे बुरी तरीके से। तो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को, हर एक इंसान को, मतलब चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आना चाहिए वो चीज़। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं अगर सिर्फ किताब में पढ़ लूँ तो हो गया ना ख़त्म। अब मुझे आ रहा है, मैं कैमरे में हम्म। बोल रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये आना चाहिए भाई। जब सीखा तक, उसके हाँ, लिए। ये स्किल है ना भाई, ऐसे तो होगा नहीं। हम्म। ये हमारा स्किल है। अब जैसे क्या है कि मैं, जैसे आज के टाइम पे हो सकता है अभी भी लोग पढ़ते होंगे, जो व्लॉग होता है ना, हाँ, व्लॉग है ना, ब्लॉग्स अभी भी होते हैं। लोग पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे लोग नहीं पढ़ेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोग और कम पढ़ें। इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, लेकिन ब्लॉग के थ्रू नहीं, हाँ हाँ किसी हाँ, और किसी सोर्स और, के अब थ्रू। देखो पॉडकास्ट में शिफ्ट हो रहा है ना, हाँ, ये भी तो ब्लॉग ही है एक तरीके का, किसी एक की तरीके जर्नी। का, हाँ, एक तरीके का ब्लॉग है ना। तो स्किल्स आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी हर एक फील्ड में। जैसे जैसे ये लाइट है, या फिर अब ये आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह रखा हुआ, तो ये भी एक स्किल्स किसी ने बनाया है। तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, एक पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में।
आपको ना मैं एक डार्केस्ट ट्रूथ बताता हूँ अपनी हमारी फैमिली का, हाँ बताइए। मतलब जो सबकी फैमिली का होगा भाई। मतलब हमारी फैमिलीज में, उनमें फैमिली की गलती ना, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी ऐसे बनी हुई है, हाँ हमें बचपन से लेके ना आज तक सिर्फ झूठ सिखाया गया है। इसमें बहुत लोग डिनाई करेंगे, हाँ पर ये सच है। अभी मैं आपको इसको हाँ प्रूफ करके दिखाता हूँ। बताइए। हम जब क्लास में पढ़ते थे, हम्म, 5th-6th क्लास तक आए थे, तब तक चीज़ें नॉर्मल थी, ठीक है। फिर जब हम 9th में आए, 10th के बोर्ड एग्जाम हुए, बस तू 10th के एग्जाम क्लियर कर ले, फिर देख सब कुछ सेटल्ड हो सब जाएगा। आसान हो जाएगा, फिर 12th के एग्जाम तू क्लियर कर ले, सब कुछ सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा, अब तू ग्रेजुएशन कर ले, फिर सब सब कुछ आसान है सेटल फिर। हो जाएगा। हाँ, अब तो उसके बाद भी कर लिए, ये कर ले, वो कर ले, सब कुछ सब सेटल कुछ हो हो गया जाएगा। लेकिन सेटल नहीं हुआ। सेटल नहीं हुआ ना भाई। आज सब लोगों के पास बहुत एजुकेटेड पर्सन है, नौकरी है उनके पास, बहुत नहीं है भाई। और नौकरी है तो कितने रुपए की है? 20,000 25,000 बहुत मुश्किल से, मैक्सिमम उसमें होगी कुछ नहीं 30,000 रुपये कुछ नहीं मैक्सिमम। और उसके लिए कितना सुनना पड़ता है उन लोगों को। वो सिर्फ डिग्री पे रिलाई हो गए, जैसा आपने स्किल्स नहीं करा। जो अब हमारे घर वालों ने हमारे माइंड में वो डाला कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो, ये कर लो अच्छे नंबर से। मैं लिटरली उसने वो बता रहा हूँ किया। भाई, ये फैक्ट है। साइंस के बंदे हो, कॉमर्स के बंदे हो या आर्ट्स के बंदे हो, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आर्ट्स वाले बंदों में होती है, जो आर्ट्स के लोग हाँ, होते हैं। और हमारी सोसाइटी, हमारे जो पेरेंट्स है, अगर जैसे हम क्या होता है हमारा, आपको रिलेट कर पाओगे, अगर आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो बेटा साइंस ले लो, थोड़े से कम आए तो बेटा बायो ले लो, ये वाला ये छोड़ो, मैथ्स को छोड़ो तो हाँ, बायो ले लो, राइट। उससे भी कम आए तो भाई कॉमर्स ले लो, उससे भी कम आए तब जाएंगे आर्ट्स आर्ट्स में। पे। पर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने बोला मुझे आर्ट्स चाहिए, मजाल आपके पेरेंट्स मान नहीं जाए, भाई, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बहुत टू बी मुश्किल वेरी फ्रैंक, ये पक्के में इंडिया में रिसर्च हुआ है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव फील्ड में जो कामयाब लोग और जो क्रिएटिव लोग हैं ना, वो आर्ट्स के लोग हैं। आर्ट्स के लोग। साइंस वाले नहीं है, कॉमर्स वाले नहीं है, बायो साइंस वाले का नहीं एक है। अलग फील्ड है, फील्ड है, हाँ, वो बहुत अलग लोगों ने उसमें बहुत उखाड़ा है, बहुत अलग बहुत लेवल पे है। साइंस का। बट जब मैं क्रिएटिविटी की बात करता हूँ, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट आप किस विजन से दुनिया को देखते हो। साइंस एक लर्निंग पार्ट है, जो आप सीखते हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और उसको चेंज कर करके नई नई चीज़ें बनाते हो। क्रिएटिविटी बहुत अलग चीज़ होती है। क्रिएटिविटी किन के लिए? एक्टर, सिंगर, डांसर, कंटेंट क्रिएट, इन्फ्लुएंसर्स, ये क्रिएटिविटी फील्ड के तो लोग हैं। मीडिया के जो लोग होते हैं, ये बहुत सोचते हैं कि कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, और बहुत फोड़ा है लोगों ने। तो ये ब्लैकेस्ट ट्रूथ था, बिल्कुल डार्केस्ट, कि आपने स्किल्स अगर परस्यू नहीं करी। मुझे छोटा सा रिग्रेट जो होता है ना, आज मेरी जो उम्र है, मैं लगभग अगले साल 30 साल का हो जाऊंगा भाई। अगर मुझे ये स्किल्स मेरे स्कूल्स में सिखाई गई होती, तो जो मुझे आज अचीव करने की जो एक पैशन है ना मेरा, वो शायद मैं अचीव कर चुका होता हूँ साल पहले, क्योंकि मुझे वो सिखाया नहीं गया था भाई, मेरे एजुकेशन सिस्टम में, मेरी फैमिली से, मेरे कल्चर से। और बीइंग अ पॉडकास्टर और होस्ट, मैं ये बात आपके थ्रू और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट हो या जिसको भी आप मानते हो, इवन हम खुद को भी, आप अपने साथ वाले लोगों को हमेशा ये सिखाओ कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो ना अलग से, वो करते रहो, क्योंकि कामयाबी कहीं ना कहीं वहीं छुपी हुई है, हम ढूंढते नहीं हैं। मुझे पता है बहुत लोग हैं भाई जो जॉब्स में फंसे हुए हैं ना चाह के भी, क्योंकि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उनको, या फिर उनके पास उतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। बट अगर उन्हें राइट एजुकेशन मिली होती, राइट चीज़ें मिली होती, तो शायद बेहतर हमारा भारत और हो सकता है। इसमें आप ट्रू ये बात में बिलीव करते हो? हाँ, मैं पूरी तरह बिलीव करता हूँ कि अगर उनको वो चीज़ें बताई जाए कि हाँ तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो अपने अंदर देख पाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इसके अलावा भी मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली हमारा भारत बदलेगा। और आज के टाइम में यूथ को सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स नहीं है तो आप, जैसे आप किसी भी फील्ड में जाओ भाई, एक स्किल से वो चीज़ें नहीं हो रही है। राइट। आपको एक चीज़ को करने के लिए आपके पास 5-6 स्किल्स होनी चाहिए। जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमें बोलना आना चाहिए, एडिटिंग आनी चाहिए, लाइट सेटअप आना चाहिए, हमें एडिटिंग भी आनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें अच्छा लिखना भी आनी चाहिए, राइटिंग स्क्रिप्ट, है ना। वो अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो। बिल्कुल। तो बहुत एक स्किल नहीं है, बहुत सारी स्किल्स कहीं ना कहीं आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को, तो इसलिए कहते हैं ना आज के टाइम में यूथ को मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करो, सब चीज़ें। अभी पता है आमिर खान वो कह रहा था मुझे गिटार सीखना है, मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे ये सीखना है, वो सीख रहे हैं। सोचो उन्होंने क्या अचीव नहीं कर लिया, सब कुछ हो गया सब कुछ वो, लेकिन फिर भी वो सीख रहे हैं कि भाई मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। तो इससे क्या होता है कि इंसान और क्रिएटिव बनता जाता है। तो एज अ पर्सन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और खास करके स्किल्स आज के टाइम पे। पहले तो चला एजुकेशन, अभी आप देखो ना जितने भी टीचर्स हैं ना,
गवर्नमेंट स्कूल में सबने पढ़ा, उनको पेरेंट्स ने बताया कि बेटा तुम जो है ये कर लो, बीएड कर लो, तुम ये क्या कहते हैं टीचर बन जाओगे। वो PhD कर टीचर लो। बन गए, आराम से बैठे हुए चेयर पे, कोई स्किल नहीं है उसके नहीं अंदर, है, पढ़ाने इवन वाली अपडेटेड भी skill नहीं है, अपडेटेड भी नहीं है। अपडेटेड भी नहीं है और पढ़ाने की भी स्किल नहीं है मेरे भाई। अब टीचर बने हो तो पढ़ाने की तो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए ना, राइट। पढ़ाने की भी स्किल नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया, उनको सिखाया नहीं गया कैसे पढ़ाते हैं। उनको सिखाया गया बस बीएड कर लो, बस पास आउट B.Ed करो, एग्जाम पास करो। आउट कर लो। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर्स वाला जो सिस्टम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ना सिर्फ भाई मार्क्स लाना सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लेकर आओ, सिर्फ अच्छे नंबर लेकर आओ, पढ़ना नहीं सिखाया। उसके पीछे की चीज़ें डीपली समझना, एग्जीक्यूट कर। आप पढ़ो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप कामयाब इंसान के तौर पे देखे जाते हो। आज भी भाई ये सच है। अगर आप 90 बदल रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ नंबर आज भी यही है। हमारे गांव एरिया में देखेंगे तो ये चीज़ें तो मैटर बहुत है, शहरों में भी है, पर बहुत पेरेंट्स समझते हैं अब चीज़ों को, बदल रही है चीज़ें, लेकिन मेजोरिटी ऑफ नंबर है। अगर आपके 90% आते हैं भाई तो आप बहुत होनहार बच्चे हो, और अगर आपके 50% आते हैं आप नहीं होनहार बच्चे, जबकि आप उससे बहुत ज़्यादा स्किल रखते होंगे जो नंबर लेकर आए, लेकिन आप होनहार बच्चे नहीं हो। मेरे 10th क्लास में एक बंदा था, उसने टॉप करा था, अभी कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास स्किल नहीं था। उसने वो स्किल को डेवलप ही नहीं किया, उसने किया ही नहीं जो उसको करना था। तो वो कहीं ना कहीं अब तो थोड़ा सा चीज़ें बदल रही है, मेरे हिसाब से बदलना भी चाहिए। पेरेंट्स को सोचना चाहिए, हमारी सोसाइटी को सोचना चाहिए कि भाई उखाड़ के आ रहा है, ये दिखाओ। नंबर तो सब लाएगा, अब तो सब ला रहे हैं नंबर, 90%, 99, 98% तो अब चीज़ें वो आसान हो गई है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो ला रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, ला रहे हैं, उसके बाद मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है उसका, पूरी तरीके से उसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है। पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर स्किल्स नहीं है आगे जा करके फंसने। अगर आपको कुछ समय मिले कुछ बदलने को एजुकेशन सिस्टम में, आप क्या बदलना चाहोगे? अगर मुझे समय मिले ना एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, आप क्या वो कुछ मेजर चीज़ें बदलना चाहोगे? सबसे पहले तो जो AI है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए सिखाना पड़ेगा बच्चों को। जो छोटे बच्चे हैं अभी, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, अभी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आएगा तो करूँगा, नहीं। सबसे पहली चीज़ AI को स्कूलों में डालो, बताओ उनको, वो 2 कंप्यूटर दो उनको हाथ में, और उसको इस्तेमाल करने के लिए सिखाओ कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पहली चीज़। दूसरा, हमें टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर सारे के सारे नहीं कह सकते, लेकिन अभी के टाइम पे मैं गांव में रहता हूँ, मुझे पता है कि मैं बिहार में और अपने इलाके में यूपी में भी बहुत सारा ये चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ दोस्तों से। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना, वो स्किल्ड नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं आता। उनके पास नॉलेज हो सकता है, नॉलेज है, लेकिन कैसे डिलीवर्ड करना है कि बच्चे समझें, तो टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। यह है दूसरी चीज़। और थोड़ा सा पैटर्न बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें दिखना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे दिखना चाहिए ताकि वो चीज़ें याद हो, विजुलाइज कर सके। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती है, हमने सोचा, हमने रटा, हमने पेपर पे लिखा, नंबर ला लिए, 2 साल के बाद पूछ रहा, बंदी को पता ही नहीं है। आपने उस चीज़ को जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कहीं पे। तो अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलना है तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले AI को लाओ, स्कूलों में लाओ, बच्चों को बताओ, सिखाओ, इसका इस्तेमाल करने के लिए सिखाओ। दूसरा, टीचर्स को ट्रेन करो। और तीसरा, ये जो मैंने भी बताया। और नाउ भाई, जैसे अब यूथ हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, नंबर ऑफ लोगों की बात करूं, तो एल्डर और इन सब चीज़ों सबसे ज़्यादा लोग यूथ है, और हम भी यूथ में आते हैं भाई। यूथ में रिलेशनशिप्स भी होती है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे आप देखते हो, रिलेशनशिप्स का ना बहुत अलग तरीके से मतलब हो गया है। मेरे को पता है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे, और अब धीरे धीरे चीज़ों में कितनी चीज़ें बदली जब से हमने होश संभाला है। इसमें मैं कोई टीचर वाली बात नहीं कर रहा, जस्ट नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप का पहले मतलब होता था किसी एक पर्सन के साथ रहना, उसके साथ जिंदगी बिताना, उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को अपने मान लेना, ठीक है। आप सुधार सकते हो चीज़ों को समझना, लेकिन आज के टाइम पे आप देखते हो रिलेशनशिप एक मजाक है। बहुत नाम आ गए हैं ना, मजाक हो गया। कुछ नाम आपने सुना होगा, चलो हुकअप रिलेशनशिप, कुछ स्वीट रिलेशनशिप होती है, कुछ कैजुअल रिलेशनशिप्स होती है, इतने नाम हो गए हैं। हमने सिर्फ एक नाम सुना था भाई उस टाइम पे, रिलेशनशिप का मतलब था कि हाँ भाई रिलेशनशिप है।
आप क्या चीज़ देखते हो? जब रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हाँ, मैं सब इनकी बात सब कर, सबकी एंगल्स बात कर रहा हूँ, एज़ अ यूथ में देखना यूथ में कि चाहूँगा। हाँ, कैसे रिलेशनशिप अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो किस क्वालिटी की होनी चाहिए? अब रिलेशनशिप बहुत तरीके के हैं। एक हमारा दोस्त वाला रिलेशनशिप भी होता है कि एज अ मेन हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, वो भी एक रिलेशनशिप है। और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप है। लेकिन अभी के टाइम पे यूथ को दो चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत तगड़े लेवल पे। पहले तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ही है। अब चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड बना लो भाई, लेकिन आओगे तो यहीं पे, राइट। बातें तो यहीं पे करोगे। तो आपका रिलेशन सबसे पहले पेरेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए, ये है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपके फ्रेंड सर्कल, उसके बाद फ्रेंड सर्कल आते हैं जो आपके बचपन से या फिर अच्छा करते हैं या फिर तबाह करते हैं। तो वो रिलेशन आपके लिए अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़। और तीसरी है गर्लफ्रेंड, कि कैसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ को बदले। राइट, यही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, जो आपकी लाइफ में अच्छा करने में आपकी मदद करे, है ना? कैसी होनी चाहिए? अब इम्पॉर्टेंट वो नहीं है कि लोग, पता है क्या करते हैं, लोगों को नज़र नहीं आता, लोग अंधे हो चुके हैं इस मामले में। मुझे ये लड़की पसंद आई, मैंने इसको प्रपोज कर दिया, करियर गया तेल लेने, ठीक है, मैंने इसको प्रपोज किया, उसने हाँ बोला, अब वो बात कर रहा है, भूल गया करियर को। मुझे ये बनना था, उसको नहीं पता है, वो भूल चुका है, बात कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता है कि इस बंदे के अंदर एक पावर है, इसके कुछ सपने हैं, इसके माँ बाप के सपने हैं, ये भी कुछ करना चाहता है लाइफ में। जिस दिन जो सामने वाली लड़की है ना, उसको अगर पता हो गया ना आपके बारे में कि इस इंसान का सपना है, ये बनना चाहता है, ये करना चाहता है, इसके पेरेंट्स के सपने हैं, अगर ऐसी लड़की मिल जाए जो आपको समझती हो, आपके करियर्स की, आप जो लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए इम्पोर्टेंस है, वो समझती हो कि भाई ये बंदा जो है ना, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं तो बाद में हूँ, जब तक ये बंदा ये नहीं उखाड़ेगा मैं कोई मतलब नहीं है फिर उसका, राइट। है ना? तो ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा रिलेशन होनी चाहिए, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि फ्रेंड्स तो बन जाते हैं इजिली, फीमेल फ्रेंड्स तो इजिली बन जाते हैं, बोलते हैं दोस्त है तो बात तो कर रहे हो ना भाई, टाइम पास तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। तो टाइम पास में भी वो सपोर्ट दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आपका टाइम खा रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल। आप बात कर रहे हो तो क्या आप करियर के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप ये बात कर रहे हो कि अच्छा भाई, अच्छा तू ये कर रहा है लाइफ में, कैसे कर रहा है बता ना, कोई प्रॉब्लम है तेरे साथ क्या, कोई इशू हो रहा है क्या, तू अच्छे से काम तो कर रहा है ना? मतलब यार कहीं ना कहीं रिलेट करे चीज़ों को। अगर ऐसे लोगों जो सिर्फ टाइम पास करते हो तो उसको ज़िंदगी से एकदम फटकारो, तबाह कर निकाल दे, दो। जो एकदम से हटा दो। ऐसे लोग होनी चाहिए जो आपको, आपके काम को सपोर्ट करे, जो आपके करियर में आपको ग्रो करने में मदद करे। देखिए ऐसे आपको ग्रो लोग करते हुए। ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचते हो, या इनडायरेक्टली कहें या अनजाने में, उसको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो, बस उसको बात करनी है, उसको टाइम पास करना है। तो ये आपको समझनी है, ये हमें समझना है, एज अ पर्सन, एज अ मैन हमें समझना है कि कौन सी लड़की मेरे बारे में कितना सोच रही है। नहीं सोच रही है तो मत सोचो उसके बारे में, और तबाह कर सेम देगा। सेम गोज टू मैन ऑल्सो ना, बॉय के लिए भी, कि आप भी लड़की के लिए उतना ही सोचो। हाँ 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 हाँ, लेकिन एज अ मेन हमें ज़्यादा सोचना होता है इस बारे में। कहीं ना कहीं आप इस बात को मानोगे कि हालांकि लड़कियां भी बहुत इमोशनल होती है, लेकिन एक लड़की के अंदर इतनी पावर है ना कि वो किसी लड़के को तबाह कर सकती है, हम्म। इतनी पावर उसके अंदर है। और इस मामले में मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो पीछे है। पीछे चल जाता है, जो कहते हैं ना उसको, थोड़ा कुछ, कितनी लड़कियां अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, मतलब ऐसा है। और इसलिए ना मेंस को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मतलब इतना स्ट्रांग कि कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत, हसीन से हसीन लड़की सामने आ जाए ना, तो क्यों आई है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो निकल, मेरे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तेरे आने से तो ठीक है, नहीं तो फिर साइड हो जा भाई, थैंक यू सो मच। ये वाला होना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि कोई भी लड़की, कोई भी इंसान, कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव्स आपको हिला ना सके। इतना स्ट्रांग होने चाहिए आपकी रिलेशंस। कभी कभी दूर वाले जो होते हैं ना रिश्तेदार, वो आकर के आपको ताने मारते हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला तेरे से। अब किस लिए ताने मार रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मारते हैं क्योंकि रिलेशन सही नहीं है आपके साथ में। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे लोगों के साथ रिलेशंस बनाओ जो आपको सपोर्ट करता हो, बल्कि आपको पीछे करता हो। ये मेरा मानना है भाई।
और मैंने वही किया है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे ना जो मुझे इनडायरेक्टली बोलते थे कितने सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने बोला 50,000। भाई बेस्ट है तेरे लिए, 50,000 हुआ ना, 1 लाख भी हो जाएगा, लेकिन भाई बाद में ना तेरे लिए तो छोड़ दे, ये सब मत कर। एकदम डीमोटिवेट वाला। 1 घंटे बात कर लो ना तो लगता था साला यूट्यूब छोड़ दूं। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हाँ हूँ। होते ऐसे हैं आप दोस्त, हमारी लाइफ में ऐसे लोग। मतलब फिर मैंने उसको हटाया वहाँ से। मैं इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करने वाला, ये मुझे तो भाई ये तो डिमोटिवेट कर रहा है तगड़े लेवल पे। तो वैसे लोगों को हटाना भी ज़रूरी है। और वैसे लोग अगर आ जाते हैं ना, कैसे भी करके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है वैसे लोग आपके फैमिली में आपका भाई हो, बिल्कुल आपका चचेरा भाई हो, आपके चचा हो, आपके कोई बहुत भी मिल क्लोज हो, सकता है। जिसको आप हटा नहीं सकते हो ना। राइट। तो फिर आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इधर से सुनना पड़ेगा, इधर से निकालना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो सकती है। और रिलेशनशिप में भाई बहुत एक कॉमन चीज़ हम लोगों ने सुनी है कि लड़कियां ज़्यादातर इमोशनल होती हैं, लड़के नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि सच बात है। बट अगर आप रियलिटी समझोगे तो लड़के ज़्यादा इमोशनल होते हैं लड़कियों से। वो दिखाते नहीं हैं, बहुत इमोशनल होते हैं बट भाई। बहुत इमोशनल होते हैं लड़के, अंदर उन्हें सबको पता है। हमें नहीं सिखाया गया ना, हमारे हमारे कल्चर में हमारी फैमिली ने सिखाया ही नहीं कभी कि तू रोगा तो क्या लड़कियों की तरह तू रो रहा है। दोस्तों के तो रोगे, जैसे मजाल है रोगे तो आप रो बोले जाओ अपने लड़की हो दोस्त क्या? के सामने और वो आपको लड़की की तरह चुप कर रहे, वो आपको पहले 2 गाली देगा, क्यों रो रहा है तू, चुप है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये हमारे अंदर से ही बिल्ड हो गया। बट लड़के ज़्यादा इमोशनल होते हैं भाई, बहुत होते हैं। मैं पर्सनल खुद बिलीव करता हूँ कि जो पावर अंदर होती है ना इमोशनल की लड़कों में, वो लड़कियों में नहीं है। लड़कियां वैसे इमोशनली है क्योंकि वो अपनी बातें कह देती हैं, मम्मी से, सिस्टर से, बहनों से, अपने फ्रेंड से, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हमें नहीं है, इसलिए हम डरते हैं वो कहने से। दोस्तों को भी जाके बोलने जाओ तो 2 बात सुनोगे, मजाक उड़ाएंगे वो बाद में ताने मारेंगे, अच्छा ये चल रहा था तेरे साथ। लेकिन लड़कियां सुनती है। बट लड़के ज्यादा इमोशनल होते हैं। एक चीज है, करने में भी डर लगता है। एक चीज है भाई, जब हम लोग देखते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी को अपनी लाइफ में प्यार होता है, ठीक है। एक लड़का महीने के अगर 10 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है ना भाई, ये सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, और एक लड़की जो कुछ नहीं कमा रही, वो उससे शादी कर सकता है आराम से। एक लड़की नहीं कर सकती। अगर वो महीने का 1 लाख कमा रही है और लड़का 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, मजाल है वो लड़की उस लड़के से शादी कर ले, कभी नहीं होगा। बहुत कोई रेयर केसेस होगा, बहुत रेयर। इस टाइप की मेंटालिटी होती है हम लड़कों की। हमें चाहिए एक ऐसा सपोर्टिव बंदा जिसके साथ हम रह के खुश हो। और लड़कियां इसमें प्रैक्टिकल होती हैं, इसके पास क्या घर है, कितना कमाता है, गाड़ी कौन सी है, किस तरीके से मुझे रखेगा। वो अपने लिए ज़्यादा सिक्योर होती हैं कि ये मुझे कैसे कर पाएगा, तब मैं इससे शादी करूंगी, अदरवाइज नहीं। और लड़के को क्या चाहिए, बस ये मेरे साथ रहे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी, सिर्फ मेरे साथ रहे, मैं वैसे खुश रहूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। और गिवर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के। एज अ मैन हमें चाहिए होता है कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए हमारी ज़िंदगी में जो हमें सपोर्ट करता हो, इमोशनली एंड मेंटली सपोर्ट करता हो कि हाँ ये अच्छा है लाइफ में, ऐसी लड़की हमें चाहिए। लेकिन लड़कियों को क्या चाहिए, सबसे पहले क्या करता है, उसके माँ बाप बीच में आएंगे, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, कितने उसकी फैमिली मेम्बर्स में क्या क्या है, उसके पूरा रिकॉर्ड चेक करना। तो मेंस में हमारे देखा जाता है ये सारी चीज़ें। यार अब तो शादी के टाइम पे भाई लड़कों की सैलरी स्लिप तक निकलवाते हैं लोग। हाँ भाई बिल्कुल, जैसे लोन लेने जा रहा हो ना बंदा, सब डिटेल होती है, ऐसे चेक होते हैं कि लड़के की डिटेल कि क्या कमाता है, कौन सी कंपनी में है, लोग भेजते हैं। ठीक है कुछ जगह पे फ्रॉड हुए हैं, बट आज के टाइम पे अगर आप केसेस देखोगे ना भाई, सबसे ज़्यादा वो लड़कियां जो शादी के बाद ज़्यादा डिवोर्स ले रही हैं। और उसमें भी कौन फंसता है, लड़का। लड़के को जिंदगी भर उसका टेक केयर करना पड़ता है, हर मंथली उसको पैसे डालने पड़ते हैं, देना, ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्सा उसको देना पड़ता है। ये खर्चे होते हैं ना शादी में, वो भी तो मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आया कि दोनों समाज ने मिलकर, एक लड़का लड़की ने मिलकर आपस में शादी करी, नहीं बनी, ठीक है, लड़के को ही क्यों पैसे देने हैं लड़की को? अगर डिवोर्स हुआ है तो आप भी तो दो ना, लड़की भी तो उतनी इंपॉर्टेंट प्ले करती है ना, दोनों 50% के अधिकार है। तो पहले ना हमें पहुंचना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, पीछे जाना पड़ेगा हमें, कि जब मैरिज होती है ना, अक्सर मैंने देखा है कई डिवोर्सेस होते हुए देखा है मैंने अपनी लाइफ में। दूर के रिलेटिव्स को मैंने देखा है, शादी हुई, शादी के टाइम पे बंदे ने लड़की वालों ने दहेज दिया आपको, 10 लाख रुपया, गाड़ी दिया, बहुत सारा सामान दिया। अब आप 2 साल उसके साथ रहे और आपने दे दी
तलाक। हम्म, ठीक है, तो लड़की वाले आएंगे सामने, बिल्कुल। भाई गाड़ी दो, 10 लाख रुपए जमा करो। हाँ, खर्चा आपने, हुआ था इतना। हाँ खर्चा हुआ था हमारा, हमारी शादी में भी अलग खर्च है, लिस्ट है हम्म, पूरी बनी हुई, तो आप हमें ये वापस करो। ये सारी चीज़ें होती है भाई, मतलब इस तरीके से चीज़ें चल रही है। अब हमें ये समझना होगा कि हमें दोनों को एक करना है, मतलब इक्वल करना है। हम्म, तो हमें बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात करी ना कि मेंस जो है वो कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, लड़कियां आसानी से मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर कोई 10 लाख रुपए लड़की कमा रही है और लड़का 10,000 रुपये कमा रहा हो, भाव नहीं देगी 1% भी। बिल्कुल नहीं है, एक पॉसिबिलिटी नहीं है परसेंट भाई। 1% भी भाव नहीं देगी, ये चीज़ें हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं, ये रियलिटी है, इसको हम रियलिटी है, इसको हम बिल्कुल है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैरिज के ऊपर थोड़ा सा, हाँ, मतलब है बिल्कुल। ना। अब मैरिज में हमारी सोसाइटी में अब एक प्रॉब्लम है एक, ठीक है, वो है दहेज वाली, तो एक है ही, ठीक है, दहेज वाली प्रॉब्लम है एक। अब दहेज में क्या सीन है, आप दहेज को किस तरीके से देखते हो, आप मुझे पहले थोड़ा सा मुझे बताएंगे। दहेज को मैं उस तरीके से देखता हूँ भाई, जहाँ पर कोई भी लड़का वाला हम्म, या लड़की, मैं दोनों की बात करूंगा भाई। हाँ हाँ मेरे लिए दहेज सिर्फ लड़के वाले नहीं है। हाँ अगर किसी लड़के की शादी हो रही है और हाँ, वो लड़की वालों से बोलते हैं कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम्म, जो एक बहुत कॉमन हाँ वर्ड हाँ है, हाँ, कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपको जो सही बाकी लगे, जो आपको जो आपको जो सही लगे ठीक आप लगे, दे दो। ये आप बिल्कुल राइट, सबको दिमाग है भाई, वो हाँ, क्या बोल रहा है। ठीक है, हर किसी की इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सबको हाँ, पता है कि ये एक इज्जत होती है एक समाज के बीच में। अगर आप समाज के बीच में शादी कर रहे हो तो हम्म, आपको कुछ चीज़ें शो ऑफ करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम्म, उन चीज़ों को डिक्लाइन करो, छोड़ दो। हाँ, आप बहुत सिंपल बात करो, जी हमें एक लड़की चाहिए अच्छी, जो हमारे बेटे को, हमारे घर वालों को संभाले। और सेम गोज टू लड़की वाले। अब आपने ये तो देख लिया लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं हम्म, कि यार अच्छी शादी करवा दें, हम्म, अच्छा लेन देन हो जाए, हाँ, ये तो दहेज हो गया। तुरंत लड़की वाले बोलते हैं भाई कि ये तो दहेज हो गया। अब लड़की वालों की देख लो, लड़की वाले नहीं देखते लड़का कितना कमाता है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, घर घर कहाँ पर है उसका, वो दहेज नहीं है। नहीं, बेटी जब जाएगी उसके घर पे तो क्या हाँ, वो क्या दे रहे हैं उस बहू को, हम्म, मतलब उसकी लड़की को क्या दे रहे हाँ हैं, हाँ, वो भी तो तो है ना, वो दहेज नहीं है। वो दहेज तो नहीं आप है, दोनों तरीके से क्यों नहीं सोचते? दोनों आप तरीके से। दोनों को ही छोड़ो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंस किसको दो, दोनों फैमिली, वो हम्म, लड़का लड़की को। हम्म, जो रिचुअल्स है उनको फॉलो करो, सबके अपने अपने एक रिचुअल्स होते हैं, वो हाँ, रिचुअल्स फॉलो करो। और कोशिश करो कि आप जितना कम लेन देन हो उतना बेटर है। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों हम्म, एक दूसरे की इक्वल रिस्पेक्ट करें। इसलिए नहीं कि इसने मुझे ज़्यादा पैसा दिया है, ये ज़्यादा सैलरी कमाता है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं, या इसलिए कि मुझे इसके घर से यहाँ ज़्यादा दहेज आया तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। मेरी नज़र में दहेज तो ये दोनों तरफ से है भाई। अब मैं क्या सोचता हूँ ना, एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में, थोड़ा सा ये चीज़ है कि सपोज करिए कि एक लड़की है जो कमा रही है, ठीक है, हम्म, तो और जब उसकी शादी हुई तो घर वाले होते हैं, जो उसके हस्बैंड होते हैं, वो बोलते हैं आपको काम नहीं करना है, मैं हूँ हाँ, ना, बिल्कुल, मैं हूँ ना पैसे कमाने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की। ये मेंटालिटी है, बिल्कुल है। इसको आप अब आपको मानना पड़ेगा, ये अभी है, इसको हम नहीं बदल सकते, बिल्कुल। और अभी तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, अभी इस वक्त तो नहीं बदल सकते। तो इस सिचुएशन में मैं दहेज को किस हिसाब से देखता हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा, आगे भी मैं थोड़ा सा जाऊंगा, मैं पहले दहेज को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, दहेज के बारे में। मेरा मानना है कि दहेज क्या होता है, लेना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं भाई। हम्म, एक बाप आपको अपनी बेटी दे रही है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। एक ऐसी लड़की जो आपको सपोर्ट करती हो, एक ऐसी लड़की जो आपके माँ बाप को आपके माँ बाप कि की देखभाल देखभाल करेगी। करती है, एक ऐसी लड़की जो आपके लिए खड़ा रहेगी हमेशा, हम्म, अगर आप परेशान हो तो खड़ा रहेगी, खुश है तो आपकी खुशियों में शामिल रहेगी। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। लेकिन लड़कों वालों को चाहिए, होना चाहिए, समाज को दिखाना है। लड़कों वालों को चाहिए, क्या दिया, दोस्त बोलेंगे भाई कौन सी गाड़ी मिल रही है। ये बात ही गलत है, ये अब बोलनी नहीं चाहिए। बोलनी ही नहीं नहीं चाहिए भाई, चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें, हाँ। तेरे पास औकात नहीं है क्या, लड़की को संभाल नहीं सकता क्या, हम्म, क्यों चाहिए तुम्हें। अब देखो, दो चीज़ें हैं ना इसमें, पहला तो चाहिए होता है कि भाई जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ठीक है जो आपको देना होगा आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो लड़की वाले तो भाई वो होते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि अगर कुछ ना दिया तो उसको भी ताने मारेंगे कि बेटिया को कुछ नहीं दियो तुम, हम्म, है ना, हमारी सोसाइटी ऐसी है भाई, बिल्कुल गांव में ये चीज़ें चलती है भाई, शहर में भी और है। शहर में भी ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है, एक बाप, एक भाई, एक बहन अपनी बहन की शादी करने के लिए पूरी ज़िंदगी 5 साल मेहनत करता है, 20 लाख रुपए जमा करता है सिर्फ शादी करने के लिए। क्या है यार ये, समाज के लिए देख लो। सिर्फ समाज के लिए।
कि मतलब हमें लोग अच्छा बोले। 20 लाख रुपए, आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो भाई। 20 लाख रुपए एक मिडिल क्लास लोगों के लिए कमाना कितना मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो। मैं भी समझ सकता हूँ, और जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। एक शादिया में 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया आराम से लगता है भाई। आज के टाइम पे बिल्कुल लगता कहाँ है। से आते हैं पैसे? इतनी मेहनत करते हैं एक बाप, एक भाई, कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। क्या पता साला 10 लाख रुपए दहेज ही मांग ले, क्या पता 5 लाख रुपए दहेज मांग ले, क्या पता गाड़ी मांग ले, क्या मांगेगा नहीं पता। नहीं भी मांगेगा तो जो शादी करो उसका तो खर्चा है, शादी का खर्चा है, और हमें दिखाना भी है क्या कि दिया हमें है। इस तरीके से शादी करनी है, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव एरिया में झूमना चाहिए था, माहौल बनना चाहिए। तो चलो, खर्चे तो अपनी एक खुशी होती है, एक लड़की की भी ख्वाहिश होती है कि मुझे इस तरीके से शादी, एक लड़की की भी ख्वाहिश होती है। तो ये तो समझ में आता है कि जैसे जैसे चीज़ें बदलती है तो हमारी ख्वाहिशात बदलती है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अच्छा इसकी शादी ऐसे हो रही है तो चलो मेरा भी होना चाहिए। तो ये तो समझ में आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, ये दहेज वाली। अब इसके लिए एक भाई, अब जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने कई बार, आपने देखा होगा कि घर में आते हैं, बेटी का शादी है, पैसे चाहिए, कुछ दे सकते हो आप, तो उसको 2000 रुपया, 1000 रुपया ऐसे कर करके वो पूरे मोहल्ले घूमते हैं कि मुझे जो है बेटी की शादी करनी है। इसने बनाया क्यों? इस सोसाइटी ने ये इतनी बुरी हो गई है ना इस वक्त इस मामले में सोसाइटी, कि मजबूरन एक भाई को भीख मांगना पड़ता है, एक बाप को दूसरे के घर में जाना पड़ता है कि बेटी की शादी है, मुझे पैसे दे दो। इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप खुद को बदलो। सबसे पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा। और मैं इस पॉडकास्ट, क्या मैंने ठान लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ। मैं जो अभी बोलने वाला हूँ वो शायद चौंकाने वाला होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैं शादी करूँगा ना, मेरे अब्बू भी ये बात कहते हैं कि मेरे पास 4 बेटा है, ठीक है, और मैं लिख के लेता हूँ कि मैं लड़की से 1 रुपये नहीं लूँगा, लड़की वालों से, और ना दोगे, और ना ही दूंगा। देने का तो है, दे सकते हैं। हमारे इस्लाम में एक है, क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, जायज़ा ऐसे कुछ करके कुछ है एक, जो लड़की को दिया जाता है, एक सिक्योरिटी बोल करके कि लड़की को दिया जाता है। तो लड़की को दो, लेकिन मतलब लड़की को दो मीन्स कि कुछ अच्छा दो, लड़की के लिए दो, लड़की के लिए दो, हाँ ठीक है। तो हम आ रहे थे उस पर, ठीक है। तो अब मेरा मानना ये है कि हम कुछ नहीं लेंगे। क्या होता है, क्या क्या देते हैं, शादियाँ होती है तो क्या बहुत क्या चीज़ें देते हैं, होती हैं, गाड़ी सबकी देते अपनी हैं, कोई गाड़ी है, घर का गाड़ी सामान देते हैं, है, घर का सामान देते हैं। सामान में भी भाई कपड़े इतनी वपड़े, चीज़ें आ गई है ना, हाँ, कपड़े वपड़े देते हैं, बहुत सारी गोल्ड हो चीज़ें गया, देते हैं। 2-4 लाख 5 लाख रुपया तो सामान ही हो जाता है। हाँ आराम से। गाड़ी दे दियो तो 7 लाख रुपया हो गया। मैं बता रहा हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं रीज़न बताऊँगा आपको क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। मैं जब शादी करूँगा तो आपको पूरा, एक लड़की वालों के लिए आपको, आपकी लड़की को जितनी भी नीड्स है ना, ज़रूरतें है ना, वो सारी नीड्स आपको मेरे घर में मिलेगी। अगर मेरे घर में एक भी चीज़ मिसिंग है तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास औकात नहीं है आपकी बेटी को रखने का। अगर मेरे पास वो औकात नहीं है तो मैं नहीं करूँगा शादी। वो औकात होगी। अब लड़के वाले बेड लेते हैं, पलंग लेते हैं, तो अलमारी लेते हैं, तो फ्रीज लेते हैं। भाई नहीं है तेरे पास, क्या तेरे घर में कमी है क्या? बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि बेटवा का शादी हो जाएगा ना तो घर में फ्रीज आ जाएगा। बिल्कुल। अबे ये कौन सा सिस्टम है? तुम लाओ ना फ्रीज, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या लाने के? तुम नहीं कमा रहे हो क्या? नहीं कमा रहे हो तो फिर लड़की वाले को सोचना है। वो तो भाई देगा अपनी बेटी के लिए, क्यों देना है? नहीं दो, मजबूरी में देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है। अब ये उसके लिए भी ज़रूरी है। लड़कों के लिए क्या करना है कि आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। एक भाई और एक बाप पूरी मेहनत कर रहा है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, इधर उधर भाग रहा है, उसको रोकने के लिए एज अ मैन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब लड़की वालों को क्या करना है? अब सपोज कीजिए कि किसी रिश्तेदार की मुझे शादी करनी है, अपनी बहन की शादी करनी है कहीं, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा? अगर सामने वाला कुछ मांग रहा है तो क्या तेरे पास नहीं है? नहीं है तो मैं क्यों दूं अपनी बहन तुझे? सिंपल सी बात है ना भाई। अगर तेरे पास औकात ही नहीं है, सारी चीज़ें तेरे घर में नहीं है, तो मैं दूंगा क्या? क्यों दूं भाई? तो ये सोचना पड़ेगा एज अ लड़की वाला हमें कि मैं उस घर में शादी ही क्यों करूं जिसके पास कुछ नहीं है। मैं दूंगा तब उसके घर में कुछ आएगा। तो ये मेंटालिटी पूरी तरीके से ना हमारी सोसाइटी में बदलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं चेंज होगा। और मेंटालिटी इस तरीके के साथ साथ हमें ये भी फॉलो करना चाहिए कि इस प्रथा को जितना हो सके बिल्कुल इसे छोड़ दो, खत्म कर दो। ना आप दो ना लो,
हाँ सबसे बेस्ट है, ना दो भाई, और ना ही लो। आजकल तो इनडायरेक्टली चल रहा है, लोग हाँ हमें बुरा ना बोले तो साइड से ले रहे हैं पैसे, क्या, साइड से ले रहे हैं पैसे भाई, मतलब इतना बुरा हो गया हमारा एटलीस्ट समाज। कम से कम एक इंसान जो शादी कर रहा है वो हम्म, अपने आप को तो बदले, अपने आप फिर को अपनी बदले। फैमिली को धीरे धीरे हाँ, बदल वो धीरे 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 बदलेगा। बदल सकता है। हाँ। और बदलने के साथ साथ ना, जब एक आप सही पाथ पे चलते हो तो बहुत सारे हम्म, रास्ते आपके खुलते हैं। हम्म, चाहे वो कोई भी पाथ हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, करियर हो, मैरिज लाइफ हो, कोई भी पाथ हो, जब वो खुलते हैं। अब जब आप बता ही रहे हो, जब दहेज की बात चल रही है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना भाई, वो हर एक लड़की वालों की तरफ से क्या होता है कि यार मेरी बेटी ना सिक्योर रहे, जिस घर में जा रही है अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, अब सब चीज़ें जो हमारे घर पे उसे नहीं मिल पाई नहीं मिल वो उसके पाई। फ्यूचर में उसको मिले, हाँ। इसलिए वो चीज़ें देखी जाती है। हाँ। पर इस मामले कहीं ना कहीं भाई लड़की वाले भी गलत है। हाँ। अगर आप ये देख रहे हो कि लड़के वाले पे क्या घर है, क्या हाँ। पैसा है, क्या गाड़ी है, हम्म, तो आप भी दहेज की कैटेगरी में ही आ गए, क्योंकि गए। आप ये सब चीज़ें अपनी बेटी के लिए मांग रहे हो। हाँ। अब आपने नहीं, ही एक बोल ऐसा बताया, इंसान होना चाहिए। हाँ वेल कैपेबल हाँ, हो कि हाँ, हाँ दोनों वो चाहिए। इक्वल हाँ, होने चाहिए, हाँ, हाँ, कि चलो एक नहीं है ऐसा। दोनों मिलके कमाएंगे, लड़का और हाँ, लड़की हाँ, दोनों मिलके ये तो सोच कमाएंगे, होनी चाहिए, obvious कि सी भैया बात है। हम बना हाँ। लेंगे दोनों मिलकर, हाँ। हम अपना घर भी बना लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, सब कुछ कर हाँ, लेंगे। सब कर लेंगे बट एक मिलजुल के। माँ बाप, मजाल है कोई भी माँ बाप नहीं दे सकता भाई अपने से नहीं, नीचे घर में लड़की, नहीं दे सकता। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ, नहीं दे सकता। नहीं देगा, कुछ भी हो जाए अपने से ऊपर घर में ही देगा अपनी लड़की को माँ बाप। हाँ, अच्छा सोचते हैं जो अच्छी बात अच्छा है, सोचते हैं, अच्छी बात बट है। हाँ, वो इसमें पिसता वो भी इंसान है यार जो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे घर वाले हैं, उन पे नहीं है उतनी चीज़ें। हम्म, अब बताओ, और वो लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं, मजाल है माँ बाप शादी होने दे दे, नहीं, एक ही तरह का होगा, या तो भाई भग जाओ, दोनों, अब तो दोनों सिचुएशन चल रहा है भाई। या तो एक। भग जाओ, या हाँ। फिर हमारी तरफ से होगी तो भाई इस घर में तो नहीं हो सकती, हम्म, यहाँ पर नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। दोनों कंडीशन में ये हो रहा है। अगर अभी के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब पहले तो ऐसा होता था कि भाई हो रहा है, मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक आईएएस ऑफिसर, जिसे मैंने कहा आईएएस ऑफिसर है तो वो एक गरीब की लड़की से तो शादी शादी कर कर लेगा, लेगा। हाँ, कर बिल्कुल लेगा, कर लेगा। ठीक है, कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ना, थोड़ा सा बदल रहा है। अब लग रहा है कि वो हमारे बराबर की होनी चाहिए। हाँ, आई समझ रहे थिंक हैं? एजुकेशन वाइज, हाँ, एजुकेशन वाइज, पढ़ी मतलब लिखी हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो, काम करना जानती हो, वेल हाँ, इंडिपेंडेंट हो, हाँ, जो हाँ, हमारे घर की चीज़ों घर को, की, सबकी घर चीज़ों को को संभाल संभाले सके। भी। हाँ, ये चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई करोड़पति है तो वो करोड़पति के घर में शादी करेगा। ये चीज़ें भी आज के टाइम पे देखी जाती है कि बराबरों में हम शादी करना है। तो बिल्कुल है भाई। ये भी एक प्रॉब्लम है, और वो भी एक प्रॉब्लम है जो आपने बताया कि लड़के मात्र 20,000 कमा रहे हैं और लड़कियां कमा रही है 50,000 रुपया। तो ये लड़की को भी सोचना है और घर वालों को भी सोचना है। हमें इंसान चाहिए, हमें बैंक नहीं चाहिए कि मैं पैसे निकालूं उससे। हम्म, हमें इंसान चाहिए जो मेरी बेटी को खुश खुश रख रखे, सके। ये इम्पोर्टेंट है हमारे और लिए। खुशी को लोग पैसे से तोलते हैं। हाँ, और हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट फ्रीडम। और फ्रीडम तभी आएगा जब आप खुश रहोगे, और खुश आज़ाद रहोगे तो रहोगे। पैसा भी आएगा। पैसे भी आएंगे ऑटोमेटिकली। और रिलेशन जब अच्छा रहता है ना भाई, एक लड़की अगर अच्छी लड़की हो ना, आपके लाइफ में आ गई हो, तो आप बनते हो यार, बनते हो आप। शाहरुख खान को देखो, कहाँ चला गया। बनते हैं यार लोग, बहुत सारे यार ऐसे उनकी लोग। पर्सनैलिटी की बात, जब शाहरुख खान की पहले भी बात हुई, रवि SRK की जब बात होती है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में, सबको पता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से कहाँ। ठीक है, दिल्ली के एक लड़का जो थिएटर करता था, फिर धीरे धीरे फिल्मों में, और आज SRK, पूरी दुनिया उनको जानती है। उसका पीछे का रीज़न भी है ना भाई, वो डाउन टू अर्थ बहुत है। हमने आप कितनी वीडियोस में देखा होगा वो कैसे मिलते हैं लोगों से। मैंने बहुत रेयर किसी सेलिब्रिटीज को देखा होगा उनकी तरह किसी पर्सन से मिलना। वो किसी भी सेलिब्रिटी से मिलते हो, किसी नॉर्मल पर्सन से मिलते हो, या किसी से भी मिलते हो, उनका मिलने का तरीका सबके लिए एक है। पहचान जाते लोगों से, अच्छे से मिलना, हग करना, हाँ, हैंडशेक बहुत करना, अच्छा इंसान, ऐसा वो पर्सन पसंद है मोस्टली लोगों को। सबके यहाँ पर माथे पे किस भी करते हैं। हाँ, वो बहुत स्पेशल फील कराते हैं सामने वाले को। हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बात बोली है, हाँ, जो बहुत सारे लोग एक टाइम पे कुछ नहीं थे, उनके हाँ, कभी घर गए थे, उनसे मिले हाँ, थे, हाँ, तो वो उनकी कह रहे थे वाइब्स, कि उनका भाई ऑरा वो दरवाजे तक जाते छोड़ने हैं, आते हैं गेट उनको। खोलते हैं, तो काय शायद के। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है, सीखने को मिलता है हमें SRK से, कि आप लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, आप हमेशा सामने वाले की बहुत इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। आप हमेशा ग्रो करो। उसकी जब ब्लेसिंग मिलती है ना आपको, देखो आज हम कभी शाहरुख खान से नहीं मिले ना, पर कहीं ना कहीं तो हमारी ब्लेसिंग मिल रही है ना उनको। हाँ, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, सोचते हैं, और दुनिया पूरी सोचती दुनिया है, सोच रही सोचती है ना, पूरे वर्ल्ड सोच रही है, तभी वो ग्लोबल स्टार है। उस मुकाम पर है ना वहाँ पे। तो वो ब्लेसिंग इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में जाकर उनको मिलती है। उनको मिलती और वो चीज़ शायद वो समझते भी हैं कि यार मैं डाउन टू अर्थ रहूँ और अपना काम करूँ,
मेरे लिए बस वो बहुत उतना उतना बहुत है। अगर वो वही स्टार चाहता तो अपने आप को बहुत भगवान मान सकता है कि हाँ, भाई मैं इस जो इस हूँ ये मुकाम पे मेरे तो बिल्कुल। सामने तो हूँ। लेकिन एक है उसके अंदर, जैसे जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, उस लेवल पहुँचते हैं, तो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और कहाँ से और आया। कहाँ से आया वो तो पता है ही, और मेरे सामने जो है लोग वो सब कहीं ना कहीं मुझसे नीचे हैं, ये तो पता होता है। हम्म। शाहरुख खान को पता है कि बाकी जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं सब सब नीचे हैं, हम्म। लेकिन कैसे उसकी जिद इज्जत करना करनी है है, वो जानता है वो वो बंदा। उनको जानते कभी हैं। उसको ऐसा फील नहीं कराता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर बगल में बैठा हुआ हो तो नवाज को कभी ऐसा फील नहीं होने कि देता कि बराबर में ससार शाहरुख के बैठा खान है स्टार है, बल्कि शाहरुख खान खुद बोलेगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझसे भी बेहतर एक्टर है, उसने बोला है। हाँ बोला है। तो ये क्लास है भाई उसमें, उसको पता है ना वो चीज़ें, मतलब तभी तो तो लोग उतने तब ब्लेसिंग तब देते हैं। लोग पसंद यार करते हैं। जाकिर खान की आपने एक बात सुनी होगी, बहुत हम्म, बहुत प्यारी बात कही थी उन्होंने एक पॉडकास्ट पे, राज शमानी के पॉडकास्ट पे। हाँ। ठीक है, मैं बहुत फॉलो करता हूँ भाई को, राज शमानी को। हम्म, उसके पॉडकास्ट पे एक बात बोली, उन्होंने उनसे पूछा, राज हम्म, शमानी भाई ने जाकिर भाई से, हम्म, कि ज़िंदगी में जब सीखना हो तो किन लोगों से सीखना चाहिए। हम्म, हमें क्या सिखाया गया है कि हमेशा जो आपसे बेहतर है हाँ। आप उनसे सीखो, हम्म, आप जो बड़े हो उनसे सीखो फॉर श्योर। हाँ। और आप ये बात देखो कि जो आपसे नीचे आप उनसे कुछ नहीं सीख सकते। जाकिर भाई ने ये बताई, हम्म, उन्हें बताया कि यार लोग पूछते तू एक काम कर प्रेसिडेंट का नाम बता, हम्म, उसको नहीं पता तो उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। अबे हम्म, तेरे को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। उन्होंने ये बात बोली, कह रहे यार वो उसके जोनर में ही नहीं है, वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता प्रेसिडेंट का नाम, तो उसकी लाइफ में है क्या। एक हम्म, लेडीज से अगर आप पूछो जो घरेलू लेडीज है उसको क्या कि मतलब उसको है। क्या मतलब है, उसके पता लाइफ है, में क्या मतलब है उस प्रेसिडेंट कोई का। मतलब नहीं कह है। रहा आपको सीख रहा है तो सीखो उससे घर कैसे संभालते हैं, हम्म, परिवार को एक साथ कैसे रखते हैं, हम्म, सबको कैसे खुश रखते हैं, खाना कितना अच्छा कैसे बनाया जाता है। हर हम्म, इंसान के अंदर एक क्वालिटीज़ होती हैं, आप उसको ना डिनाई मत करो। इसलिए हाँ। कि आप ज़्यादा पैसा कमाते हो और आप बड़े पोस्ट पे हो इसलिए नहीं, सबका अपना अपना है। आप उसमें माहिर हो क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं। और उन्होंने ये हम्म, बात बोली, कह रहे वहीं आपसे पूछ लिया जाए घर कैसे संभालते हैं, खाना कैसे बनाया जाता है, आपको उसका कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। वो उस घरेलू जो औरत है उसको हाँ, पता है। उसको तो पता कह है, रहा आप अपने ज़िंदगी अपने में सब फील्ड का कुछ सब मास्टर चीज़ों है। से सीख सकते हो, हम्म, और हर कोई अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है। माहिर होता है। आप हमेशा सबको सेम तराजू पे ही रखो, ऐसे नहीं कि जस्ट हाँ, अबाउट कि इम्पोर्टेंस, हाँ हाँ कि इम्पोर्टेंस। पीएम मोदी है तो वो यहाँ है और जो नॉर्मल बंदा है वो यहाँ है, नहीं भाई। सबकी वो अपनी अपनी देश को इम्पोर्टेंस। संभालने के लिए और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हाँ, कर रही है, चाहे हर लेबर इंसान की क्लास अलग। हो, चाहे अमीर क्लास हो, या चाहे मिडिल क्लास हो। हाँ, किसी को भी हटा दो तो चीज़ें खराब हो बैलेंस जाएगी। है। हाँ, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो सबकी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। जो भी इंसान है चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो, अगर सब इम्पोर्टेंस है तभी ज़िंदगी सबकी जिंदगी चल रही है। चलेगी। गरीब अगर हट जाए पूरी तरीके से तो अमीरों का तो बहुत एट्टी बुरा, परसेंट कैश फ्लो हमारे बहुत बुरा हाल हो भारत जाएगा के अमीरों अंदर का। हाँ। लोअर और मिडिल क्लास से चलता है, जो डेली लाइफ के अंदर लोग हम्म, प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं ट्रेड में, हाँ, तो उससे पूरे भारत का इम्पोर्टेंस कैश है। फ्लो चलता है। और वो हाँ, नहीं होगा तो वो नहीं होगा कैश तो। फ्लो नहीं चलता है। और हाँ, किसी भी देश के अंदर कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चलाने के हाँ, लिए। हाँ, मिडिल ये क्लास। यूपीआई से कैश फ्लो नहीं हो रहा है, कैश हाँ, से ही कैश एक्चुअल में से कैश कैश फ्लो फ्लो हो होता रहा है। है हाँ, नॉर्मली। हाँ, तो ये तो मिडिल क्लास वाले लोग, गरीब लोग ही करते हैं ये चीज़ें बहुत अच्छे अब तरीके से। एक और लेयर थोड़ा डीपर जाके कुछ हाँ, चीज़ें हाँ, आपसे करिए। करेंगे। जैसे हमने हाँ। एसआरके की बात करी, हम बात कर सकते हैं विराट कोहली है भाई, एमएस धोनी है, जॉन अब्राहम है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें उखाड़ी यार कि लोग, आप समझ रहे हो किस लेवल पर हैं ये बंदे, कि पागल है सब इनके पीछे। ठीक, आई एम वेरी डाई हार्ट फैन इंडिया टीम का। विराट कोहली जब खेलते हैं, एम एस धोनी खेलते हैं, तो एकदम होता है ना कि हालांकि बहुत प्लेयर्स बहुत अच्छे, लेकिन जब वो खेलते हैं बहुत अपनावन फील आता है। क्या चीज़ें ऐसे लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा लेवल पे करें, कुछ तो चीज़ होगी जो हम भी कर सकते हैं ऐसा। अब हम विराट कोहली की अगर हम बात करें ना, तो उस इंसान को आप ध्यान से देखो तो ऑरा है उसका अलग है, मतलब खतरनाक वाला हुआ है। अब उसके लाइफ में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना एज अ यूथ, भाई फिटनेस। भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ठीक है, दोनों प्लेयर है, मैं दोनों का लेता हूँ, ठीक है, दोनों प्लेयर है, दोनों नंबर वन प्लेयर है। मैं तो दोनों को इक्वल मानता हूँ, लेकिन मेरा अंदर ज़मीर बोलता है कि नहीं, विराट कोहली तो एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा आगे है यार। कुछ भी बोल लो भाई, सेंचुरी देख लो, किन किन मैचों में उसने फोड़ा है वो देख लो, समझ रहे हैं। तो अब विराट कोहली क्यों? पहला फिटनेस, बहुत नेक्स्ट लेवल का, पहला फिटनेस। और दूसरी चीज़ ये देखना है ना, आपने एक मैच देखा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था पिछले, आई थिंक एशिया कप का वो मैच होगा, आई थिंक सो एशिया कप का होगा मैच। एंड 8 बॉल में करीब करीब 26 रन चाहिए थे ऑलमोस्ट।
पाकिस्तान वाला मैच, हाँ वो याद आया होगा आपको, है ना? तो अब उस मैच का उसने विराट कोहली ने बाद में आकर के बोला कि मुझे पता था कि ये जो हरीश रॉफ है, इसके मुझे 2 बॉल में 2 छक्के मारनी है, और अगर मुझे मारना है, ये नहीं सोचा कि अगर नहीं लगा तो मैं हार जाऊंगा, ये नहीं, बस मुझे अगले 2 बॉल में 2 छक्के मारनी है। हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। हाँ, जीतने के लिए 2 बॉल में 2 छक्के मारनी है। सामने हार्दिक पांड्या खड़ा है, उसको ही पता है, और वो भी बोल रहा है हाँ भाई मारने हैं 2 छक्के। अब बॉल देखो कहाँ आया, दोनों बॉल हरीश रॉफ उस टाइम पे 150 की स्पीड से फेंक रहा था, और एक बॉल तो यहाँ आया था। विराट कोहली को अभी वही सेम बॉल दोबारा 10 बार भी फेंकी जाए ना, वो बंदा मार नहीं पाएगा। लेकिन उसको पता था कि मुझे ये 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए तो चाहिए, और उसने ऐसी बॉल को 6 लगाया ना, जो हरीश राव खुद बोलता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोबारा वही इंसान नहीं कर पाएगा। इसलिए विराट कोहली स्पेशल है कि उसको पता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूंगा। प्रेशर वाली सिचुएशन में भी अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना, अपने आप को इतनी पॉजिटिवली, इतने नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इसलिए विराट कोहली लोगों को पसंद है कि वो एग्रेसिव तो है, एग्रेसिव तो बहुत है, एग्रेसिव के साथ साथ उसके अंदर वो डिसिप्लिन भी है। उसको पता है कि गेम को चलाया कैसे जाता है, उसको पता है कि गेम को जिताया कैसे जाता है। अक्सर मैच आप देखो, वर्ल्ड कप T20 फाइनल में किसने रन बनाया, मैन ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली। 75 के अप्रॉक्सीमेटली रन बनाए थे उन्होंने, फाइनल में बनाया था रन, प्रेशर सिचुएशन में, वरना साउथ अफ्रीका जीत जाता। तो विराट कोहली इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो हमेशा स्पेशल टाइम पे, प्रेशर के टाइम पर, प्रेशर के टाइम पे बहुत, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है ना टीम को, किसी को खड़ा रहने का, तो वो विराट कोहली होता है। तो इसलिए विराट कोहली लोगों को बहुत, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमें सीखनी भी चाहिए। हमें एज अ पर्सन हमें सीखना है ना उनसे, तो हमें ये सीख सकते हैं कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, खड़े रहना है, हार नहीं मानना है, और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना है मीन्स पॉजिटिव का भी दो है, मतलब मैं इसको कॉन्शियस माइंड से, मैं सबकॉन्शियस माइंड से मैं रिलेट करना चाहूँगा। अगर आप, जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं ये कर दूंगा, ठीक है, मेरा माइंड बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, रिलेट कीजिएगा विराट कोहली से थोड़ा सा, वो जो 2 बॉल है ना, उसको मैं 2 छक्के मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपके ब्रेन को 0.1% भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। अगर 1% भी आपके अंदर डाउट आया, आपके ब्रेन के अंदर उस सबकॉन्शियस माइंड को पता चला कि ये तेरे से नहीं होने वाला है, 1% भी, खत्म, गेम खराब हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस और इतना पॉजिटिव होनी चाहिए लाइफ में, तभी आप वो कर पाओगे जो आपको चाहिए। अगर 1% भी आपके अंदर डाउट है ना, तो आपका जो 100% है ना, 100% जो हम कहते हैं ना, अपना 100% दो, तो ये 100% तभी आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके माइंड के अंदर वो 100% होनी चाहिए, राइट, तभी आपका 100% है। वरना 100% कहाँ है भाई? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कर लूंगा, आपके अंदर चल रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका 100% आएगा ही नहीं वहाँ से। राइट। तो वो 100% तभी आएगा जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो 100% वाला, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर वो बिलीव होगा कि मैं इसके लिए बना हूँ। और वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है आपके टैलेंट्स और एक्सपीरियंस है, आपके अंदर वो स्किल्स है या नहीं है, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो आप किसी भी काम की, आपने कितनी प्रैक्टिस करी, और आपके उसके बारे में आपके पास कितने नॉलेज है। ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती है ना, तो वो भरोसा होता है। जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बिलीव है कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं अच्छा सोच लेता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, मैंने किया है। तो वो जब बिलीव अपने अंदर आता है, वो सेट होता है कि हाँ ये तो मेरे लिए आसान है, चीज़ें आसान, फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होती है, वरना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम विराट कोहली से सीख सकते हैं कि भाई लाइफ में अगर 100% होनी चाहिए चीज़ें, मतलब वो बंदा मैच हारने वाला है लेकिन फिर भी कूद रहा है, अरे भाई 10 बॉल में 1 रन चाहिए, सामने एबी डिविलियर्स खड़ा है, वो तो मार देगा। हम तो एज अ व्यूअर तो पता है कि मार देगा, एबी डिविलियर्स है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, वो तो मार देगा। लेकिन विराट कोहली क्या कर रहा है? नहीं, कूद रहा है, हार नहीं माननी है भाई, कूद रहा है वो बंदा। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे बनो लाइफ में। कितनी भी वो 1% तो है ना, अभी बनानी है ना भाई, अभी तो बचा है ना, आउट करना है उसको। वो एग्रेशन, वो आपको आरसीबी में भी दिख जाएगा, जब वो खेलता है तब वो दिख जाएगा। वो एग्रेसिव, वो जोश, वो एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, हार ना मानने की, अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है, करना है और हार नहीं मानना है। ये विराट कोहली सीख सकते हैं।
राइट। और मुझे ना जॉन अब्राहम की भी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, बहुत एज अ कम फिटनेस, कम फिटनेस में एज भी, अ पर उनकी फिटनेस एक अलग भी है एक अलग पर्सनालिटी, और बहुत कम लोग जानते हाँ हैं और हाँ कम बात करते हैं, बट मैं हाँ। बोलना चाहूँगा ना, बताइए। इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। हाँ मतलब मुझे भी ना, मैं भी बहुत एनिमल लवर हूँ, हाँ मतलब मैं ऐसा कोई पाल नहीं रखे मैंने, हाँ हाँ। बट मुझे ना बड़ा दुख होता है जब किसी भी ना एनिमल को ऐसे कोई हर्ट करता है, हम्म चोट लग जाती है। हम्म उनकी एक संस्था चलती है अलग से जिसमें वो बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं लोग एनिमल्स का ट्रीटमेंट। इज़ अ डाई हार्ड फैन, वो हाँ राइट। एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने हाँ केबीसी में जाकर भी हम्म, उस संस्था के लिए वो केबीसी खेला था। क्या भी तो सीखे। वो हमेशा बोलते हैं कि ना, आप जीवन में कुछ करो ना करो, आप एटलीस्ट एनिमल को सपोर्ट करो, क्योंकि ये पृथ्वी पे हम बाद में आए हैं। सच बात है भाई, पहले एनिमल्स थे। पहले एनिमल्स थे, आज भी हाँ हमने अपने घर बना लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई जगह नहीं है, हाँ, उनकी कोई जगह नहीं है। वो हाँ रहते हैं। आप उनको चलो मत दो खाना, हाँ, पर मारो मत, मारो मत। हाँ मत दो खाना, कोई दूसरा हाँ दे देगा, आप मत मारो। लोग हाँ। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हम्म एनिमल्स के साथ बुरा करते हैं। और एनिमल्स में सिर्फ मैं बात डॉग्स की नहीं कर रहा, हर एक टाइप के एनिमल्स की हर आपकी एक बात। टाइप एनिमल तो सभी है ना, सभी है भाई। लोग किसी भी तरीके की चीज़ें, चाहे वो मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप हार्म कर रहे लोग हो ना जानते हुए भी कर रहे हैं। एनिमल्स को। मतलब जो लोगों के अंदर हम्म मेंटेलिटी है ना भाई, हम्म। वो है डॉग्स, कैट्स, डॉग्स कैट्स हाँ। ये हॉर्स, कि यार ये पालने वाले लोग हैं तो एनिमल्स ही है, ऐसा नहीं है। सबके लिए सभी प्यार है भाई। एनिमल्स हैं। हाँ सबके लिए। वो चिकन भी एनिमल है, हम्म ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, बकरा, वो भी एनिमल है। तो हाँ, लोग सब सब चीज़ें लोग करते हैं हाँ बट करते हैं। ठीक है, कई जगह पर कोई चीज़ें सही भी तरीके से मानी जाती, कई जगह पे नहीं भी मानी जाती, बट हम्म कल्चर ऐसा बताता है कि अगर आप किसी एनिमल को हर्ट कर रहे हो तो एंटिल तब तक मत करो जब तक उसकी बहुत बड़ी लेवल पे नीड ना पड़े। नीड ना हो। हाँ जैसे अगर आप किसी एक इंसान को मारते हो, हम्म किस लिए मार रहे हो, क्योंकि आपको समाज से गंदगी हटानी है, जो हम्म। पुलिस वाले करते हैं, हाँ पुलिस वाले गवर्नमेंट का करते हैं। काम है। हाँ बट मारना के तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मजे के लिए मार देना और किसी चीज़ के लिए मारना, बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत कि फर्क यार पड़ता है। आपने इसलिए हटाया क्योंकि ये समाज को गंदा कर रहा था। तो सेम राइट। अप्लाई होता है एनिमल्स के लिए कि हाँ तो क्या वो हमारे समाज पे कोई नुकसान कर रहा है। अगर नुकसान कर रहा है तो डेफिनेटली लोग उनको मारते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन अगर कुछ हार्म नहीं कर रहा फिर भी लोग करते हैं। तो वो उनका एक मैसेज बहुत अच्छा लगता है कि आप एटलीस्ट, आप कुछ नहीं कर सकते एनिमल को, तो बस उनको परेशान मत करो, परेशान मत करो। सही है अपनी भाई, बहुत लाइफ जो अच्छी जी रहे चीज़ है। हैं वो हाँ जी सके। फिटनेस में तो फोर श्योर यार, वो काफ़ी बहुत प्यारे होते प्यारे हैं हैं, एनिमल्स। बंदे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। बट उनकी ये चीज़ मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे पसंद आती है, हाँ बहुत इनिशिएटिव लेते हैं एनिमल्स के लिए। उनके कभी भी आप देखोगे बहुत बड़े लेवल पे वो इनिशिएटिव लेते हैं सभी हाँ एनिमल्स के लिए। हाँ। उसके बावजूद भी उस लेवल का फिटनेस है ना। अभी विराट। स्टिल वो पहले थे, पर अभी वो वेजिटेरियन है। हाँ अभी वो वेजिटेरियन है। वेज और सेम विराट कोहली भी, अब ध्यान से हाँ, देखो तो अब वो भी वो वेजिटेरियन हो वो गए। बंदा वेजिटेरियन है। और उस लेवल का फिटनेस वेजिटेरियन होकर के, ये कमाल की बात है। मतलब एज आप देखो ना, बहुत सारे जो जिमर्स लोग भी होते हैं ना, वो भी रिकमेंड करते हैं भाई ये खा वो खा, लेकिन वो बंदा फिट है वेजिटेरियन होकर के। तो ये भी दोनों की क्वालिटी है, वो चीज़ें बहुत कमाल की बात है ये। एक चीज़ आपसे पर्सनल लेवल पे पूछता हूँ भाई कि हाँ बताइए। क्या जो चीज़ें पहले कभी बनी थी, हम्म कोई भी चीज़ हो सकती है, हम्म मैं इधर किसी भी चीज़ की बात आप लेके चल सकते, लेट्स अज्यूम हमारे वेद और शास्त्र, हम्म या आपके इस्लाम के अंदर आपकी कुरान, वट एवर, जो किसी हम्म। को भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। हाँ तो उसमें जो चीज़ें लिखी है सब लोग उसको 100% सही मानते हैं और हाँ। उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। हम्म। बट ये क्या सही है कि जो चीज़ें पहले सही थी क्या आज भी वो सही है? आप अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, समझना होगा हमें, बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझना होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा, हम्म थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं इसको। अब देखिए क्या है कि हमें ये समझना है कि क्या वो सेम टाइम पे काम कर रही है नहीं, यानी हम उसको लॉ कह सकते हैं, है ना। लेकिन लॉ भी बदलती है ना। कहते हैं कि हाँ बदलाव होनी चाहिए, जो है चीज़ें बदलनी चाहिए, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब जो आज से 100 साल पहले जो किताबें लिखी हुई है, ठीक है। अब हम अगर एज अ मुस्लिम मैं कुरान शरीफ को उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसमें जो भी लिखी हुई है किताब, वो आज से 100 साल पहले भी वर्क करती थी सेम, हज़ारों साल पहले भी, हज़ारों साल नहीं, आई थिंक हाँ 150 साल, डेढ़ हजार 1,500 साल पहले लिखी गई है किताब, ठीक है। 1400 साल हो रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँ कि ये किताब आने वाले 1400 साल भी एग्जैक्ट
सेम तरीके से काम करेगी लोगों की सेम लाइफ में। तरीके से ये काम करेगी। अब बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता, चीज़ें तो बदलनी चाहिए, चीज़ें बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन मैंने मैंने कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है, और मेरे पापा भी जो है काफ़ी हमें सिखाते हैं इसके बारे में। मैं भी जब भी पापा आते हैं घर तो बैठ करके भाइयों को थोड़ा सा बताते हैं कि जो है इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। और हम सब ठहरे साइंस का स्टूडेंट, तो हम लोग सवाल करते हैं, है ना, कि अच्छा इसमें ऐसे क्यों है, इसमें ऐसे क्यों है, इसमें ऐसे क्यों है। तो वो बताते हैं हमें कि पूरे साइंस के लेवल पे बताते हैं, और लॉजिक के वो हिसाब से। हाँ लॉजिक के हिसाब से बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पूरी दुनिया है। अब दुनिया में कुछ भी, इसमें इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें पूरा ब्रह्मांड है, कैसे बना है, कैसे इसका जन्म हुआ, और जो भी तुम अपने लाइफ में कर रहे हो वो सब कुछ लिखा हुआ है। और पता था कि ये सारी चीज़ें होना है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है ना भाई, जो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हो सकता है कि कुछ लोग डिसएग्री करें। कुछ ऐसी किताबें हैं धार्मिक, मैं अपने तरीके से मैं कुरान शरीफ को कहूँ तो ये आने वाले हज़ारों साल भी वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि अभी कर रहा है। करेगा। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो पड़े हुए हैं, मतलब दिख जाएगा पूरा जो भी आप अभी कर रहे हो ना। जैसे रिलीज हुई है 1400 साल पहले, ठीक है, अभी मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ अभी की चीज़ें, अभी की चीज़ों से उससे रिलेट कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है ये तो अभी लिखा हुआ किताब है। हमेशा हमेशा रिलेट होता है वो चीज़ें, मतलब इस तरीके से उसको लिखा गया है ना कि आप हमेशा उस चीज़ को रिलेट करोगे अपनी रियल लाइफ में। वो हमेशा फ्रेशनेस, हमेशा एज अ ह्यूमन हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकता है वो वही बताएगा ना जिसने बनाया। जैसे हमें ऊपर वाले ने बनाया, ठीक है, तो ऊपर वाले को पता है कि मैं इस इंसान को बनाया हूँ, तो इस इंसान की हरकतें कैसी होगी, ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, ये प्रॉब्लम आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सिचुएशन में होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये इंसान बोलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। वो ऊपर वाले को पता है क्योंकि उसने बनाया है ना। तो उसी हिसाब से उसने वो सारी चीज़ें लिख रखी है कि एक इंसान की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और वो कैसे रिएक्ट करेगा। उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, सारी लिख रखी है ना। तो आप किसी भी सिचुएशन में चले जाओ, वो सिचुएशन उससे रिलेट करेगी ही करेगी, और हमेशा उस पर हमेशा। आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर बिलीव करते हो? भगवान में कितना बिलीव करते हो? मैं मानता हूँ एक है सब। हाँ एक है, हाँ एक है, और उसको कोई नहीं देखा कौन है, कोई नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो हम जैसा तो नहीं है, हम जैसा नहीं है, क्योंकि हम में खामियां हैं, हमें बुराइयां हैं, हमें अच्छाइयां हैं, हम गलती करते हैं। और गॉड गलती नहीं कर सकता, गलती कैसे कर सकता है, वो गलती नहीं कर सकता। गॉड वही है जो गलती नहीं करता। वो एक है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हमने आसमान बनाया, हमने तारे बनाए, हमने सूरज बनाया कि ताकि तुम्हें रोशनी मिल सके। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। हमने तारे क्यों बनाए ये भी लिखा हुआ है। कितने ग्रह है पूरी दुनिया में चमचमाते हुए, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये क्लियरली उसने लिखा है, और कैसे बनाया ये भी लिखा हुआ है। ये भी जो हम पढ़ते हैं ना साइंस में कि जो एक गोला था जिस टकराने के बाद वो पृथ्वी बना है, ये भी लिखा हुआ है कि इसमें बहुत गर्मी था, इसमें बहुत आग था, हमने इसको इसमें इसमें हमने चांद दिया, हमने इसमें सूरज बनाया और इसको हमने खूबसूरत बनाया, इसमें हमने पानी, मतलब इतनी सारी चीज़ें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और ये कब लिखा हुआ है? आज से 1400 साल पहले, जो साइंस अब जाकर के उस चीज़ को रिसर्च कर रहा है। एक कोई बंदा था, उसने बोल दिया था आज से करीब 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, कि जो पृथ्वी है ना वो चपटी है। ठीक जब है, पता ही नहीं था लोगों जब की लोगों गोल को भी पता है नहीं, साइंस को नहीं पता था, लेकिन कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि गोल है। कि ये गोल है, ये गोल है, इसका कोई कोना नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कोने कोने में कोना नहीं है भाई इसकी। जब आप प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सोचते हो, हाँ, आपके दिमाग में कोई छवि आती है, दिमाग में आता है, कोई विजुअल आता है? नहीं आता। मैं एज अ मैन सोचना ही नहीं चाहता हूँ। या आपके इस्लाम धर्म में जब नवाज लोग पिक्चर करते हैं तो उस टाइम पे कोई पिक्चर आते प्रॉफिट मोहम्मद की कोई पिक्चर? नहीं, क्योंकि पिक्चर आपके नहीं है, यहाँ तो कल्चर में नहीं पिक्चर होती, नहीं है, हमारी पिक्चर नहीं है, और हम तो आप उस समय क्या इमेजिन इमेजिन नहीं कर करते हो? पाते हैं। अब हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें करना नहीं है एज अ पर्सन, क्योंकि हमें मानना है कि वो हमसे बेहतर है, हमसे बड़ा है, और हम किसी इंसान को कैसे कंपैरिजन कर दे भाई। अब हम, एक फ़िल्म बनी थी कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसने कुछ वीडियो, उसने किसी इंसान जैसा कुछ दिखा दिया था, बैन लगी उस पर। भाई नहीं दिखा सकते हो आप,
वो क्या थे नहीं थे हम इमेजिन नहीं करना चाहते। हम बस इतना पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, एक नबी थे जिनके थ्रू कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उनको बताया गया कि ये चीज़ें होती है और उन्होंने लिखा, तब जा कर के वो चीज़ें दुनिया में आई। तो अब हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में हम नमाज भी बहुत अलग चीज़ें हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को, जैसे हमारे जो इस्लाम में है ना नमाज पढ़ते डेफिनेशन, समय मतलब क्या विजुअलाइजेशन हो, कुछ तो होता है जैसे हमारे, मैं तो देखो धर्म सब हाँ अलग हाँ हो जरूर होंगे, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ एक है, नाम अलग अलग दे दिए, हाँ ये हाँ सच बात है, इसको हाँ कोई हाँ, नहीं बदल एक सकता। है लोगों ने चाहे बदला अल्लाह है, हो, भगवान हो, ये एक ही है सब। हाँ क्रिश्चियन में हाँ कोई भी हो, हाँ, एक ही कोई है। भी चीज़ हो, हाँ उसको एक ही बदल नहीं सकते आप, एक है। जैसे हम लोग जब अपना रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो हाँ। हमारे दिमाग में एक विजुअल होता है, भगवान कृष्ण का, हाँ कृष्ण राम का, भगवान, राम हमारे भगवान, हमारे हाँ सर के। हाँ हाँ। आपके कल्चर में किस तरीके से, क्योंकि जब आप नमाज करते हो, सजदा करते हो, तो क्या दिमाग में चलती हैं उस टाइम चीज़ें? हम ऊपर वाले को याद करते हैं, ठीक है, और याद करते हैं मीन्स कि हम उनके बारे में, उन्होंने जो हमें बताया कुरान शरीफ के थ्रू कि आपको इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है ना, तो हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में ही सोचते हैं। और हमने जो भी अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करी है, कि हमसे गलती हो गई, तो हम तौबा करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा कर दे, हमारे साथ अच्छा हो। हम मांगते हैं उनसे नमाज के थ्रू, जो जिस तरीके के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मैं पहले उसकी बात करूँ, फिर हम डीप जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है। हम मांगते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। अब देखो नमाज क्या है ना, लोगों के हिसाब से नमाज का मतलब ये हुआ कि भाई 5 टाइम अजान हो रही है, जाना है, झुकना है, उठना है, झुकना है, ये हो गया नॉर्मल नमाज जो आज के टाइम पे लोग पढ़ते हैं। लेकिन नमाज का ये मतलब तो है ही नहीं। नमाज का असल मतलब है सलाद। सलाद का मतलब है कि जो भी चीज़ें ऊपर वाले ने आपको दिया है कुरान शरीफ के थ्रू, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो और आप लोगों तक पहुंचा रहे हो अच्छी बातें, है ना, कि आपको ऐसे लाइफ में करनी चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए, आप बहुत अच्छे इंसान बनो। तो अच्छी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, कुरान शरीफ को लोगों तक फैला रहे हो, ये है असल नमाज। या आपको अपने जीवन में लोगों को देनी चाहिए? हाँ, हमेशा देने की बात करिए लोगों का, मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं लोग। हम्म अगर आप एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो आप, हम कामयाब नहीं हो सकते एज अ हम्म पर्सन। जैसे हम लोग हाँ, बात कर रहे इंसान ही हैं, क्यों है फिर? हम इंसान ही क्यों है भाई? इंसान को बनाया गया दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। कोई दूसरा पर्सन आपके लिए करेगा? वो एक सर्कल है, वो पूरी हम्म तरीके से जो चल रहा है। हम इंसान को बनाया गया दूसरों के लिए। हम पैसे कमा रहे हैं, क्यों पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, हम हम्म उनको कुछ दे पा रहे हैं, तभी हम पैसे कमा रहे हैं। राइट। वरना हम कहाँ हैं? वरना हम कुछ नहीं देंगे, हम बोलते रहेंगे हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, तो ऊपर वाला नहीं देगा भाई। तुम दो दूसरों को, तुमको मिल जाएगा अपने आप। हम्म तो ये चीज़ें जो है सिखाई जाती है और इस पे ही हम बिलीव करते हैं कि और हाँ। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हाँ। तो, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ो, चाहे आप हम्म, भगवत गीता पढ़ो, चाहे आप होली बाइबल पढ़ो, चाहे आप हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, हम्म, हो सकता है लैंग्वेजेस अलग हो, बहुत तरीका सारी अलग हो, कॉमन चीज़ें हैं। पर सार जो समरी है वो एक है, हाँ, कि अच्छाई, इंसान का जीवन और अच्छाई, अच्छाई, कि कैसे मोटिव। आपको बढ़ाना है अपने आप हाँ को, कैसे हाँ, लोगों को अच्छा चीज़ें बनना। देनी है, हाँ। अच्छी चीज़ों को कैसे अपने साथ रखना है, हम्म बुरी चीज़ों से कैसे दूर रहना है, हम्म ब्रह्मांड के बारे में, इंसानों के बारे में। अगर आप देखोगे तो सबका समरी एक है। अगर आपने ओ माई गॉड पिक्चर देखी होगी, मैंने देखा है। देखिए ना, उसमें सभी धर्मों का बताया गया कि सब एक ही है, हाँ सबकी चीज़ों में ही एक एक। हो सकता है सिर्फ लैंग्वेज बदली हो, हाँ। बताने का तर्क बदल गया हो, बोलने का तरीका बदल गया हो। मैं हम्म यहाँ जा रहा हूँ और मैं यहाँ जाऊँगा, हम्म दोनों का मतलब एक ही है, मैं जा ही रहा हूँ ना, बट जितना ही हम्म फर्क है, लेकिन मीनिंग जो है वो समरी वो एक ही है, जो हमें भगवान एक जो है गॉड, वो सब चीज़ वो सिखाता सिर्फ है। एक है। हाँ, मतलब वो अंदर से बिलीव है कि हाँ, हे बोलते हैं ना, हे भगवान, तो वो एक ही है, वो पूरा, मतलब जो चला रहा है पूरी दुनिया को। एक सिस्टम है, मैं इसको सिस्टम बोलता हूँ, मैं इसको सरकार बोलता हूँ, हम्म एक मशीन बोलता हूँ, कि ये पृथ्वी एक मशीन है, ठीक है, इसमें हम इंसानों को डाला गया। अब एक सिस्टमेटिक के थ्रू डाला गया, ठीक है, कि जाओ और ये करो। उसको एक किताब दे दिया है, कानून, ठीक है, ये कानून की किताब है, ये पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करो, जियो। अच्छा बन गए तो तुम्हारे लिए ये है, बुरा बन गया तो तुम्हारे लिए ये है। एक सिस्टम है और उसी सिस्टम में लोग फंसे हुए हैं। मतलब एक एक पूरी एक सिस्टम है और उसको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक है, एक है, राइट। सिर्फ एक है। उसी से मांगना है,
उसी के लिए करना है, दुनिया के लिए जीना है। तो ये तो एक रिलीजन बेसिस पे, इस पे कभी और कभी हो तो बिल्कुल बात बिल्कुल। करा जाएगा। नाउ लास्ट एंड लीस्ट एक चीज़ हाँ। मुझे आपसे पूछनी है। हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके के चीज़ें हैं। हम्म, मैं बात करूँगा सोशल मीडिया की और हम्म, सीरियल्स की, हाँ, जिसमें कुछ सीरियल्स बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट होता है और कुछ सोशल मीडिया, डिपेंड ऑन अस हम उसको कैसे लेते हैं। बट कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि यार जब चीज़ें दिखाई जाती है ज़्यादा तो लोग उसमें ज़्यादा बिलीव कर, अगर गलत चीज़ें ही ज़्यादा दिखाई जा रही है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। जैसे बिग बॉस एक शो आता है, अभी तो सास बहू वाला भी चल रहा है सास ना। बहू भी है, पर बिग बॉस भी एक शो है, सास बहू भी ऐसे शोज आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ ऐसे हैं, मैं सबकी बात करना हाँ, धीरे चाहूँगा। धीरे जाते हैं उसमें। तो क्या कैसा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी सोसाइटी पे? अब पहले जो आपने बात करा ना सीरियल्स की, ये बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। अक्सर सीरियल जो है वो लड़कियां फीमेल ज़्यादा देखती हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। हम्म कम देखते हैं बॉयज़, लड़के कम देखते हैं। और जब वो उनको देखते हैं तो उनको अगर अच्छी चीज़ें दिखाई गई तो हम बहुत अच्छा सीखते हैं। कुछ पाकिस्तानी सीरियल मैंने देखे थे, बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तानी सीरियल। काफ़ी मतलब उसमें एक होता है बात करने का अंदाज, लहजा उनका। रिस्पेक्ट, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। तो कुछ पाकिस्तानी सीरियल अच्छे भी होते हैं, इंडियन सीरियल भी बहुत सारे अच्छे भी हैं। अब कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं ना जो मसाला वाला होता है। हम्म अब औरतों को नहीं पता है, लेडीज़ लोग को, बहुत लोगों को नहीं पता है, पता भी होता है तो देखते देखते वो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो सच में हो रहा है। हाँ और जैसे जैसे वो रिएक्ट करते हैं ना, वैसे वैसे वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देते हैं दूसरों के ऊपर। अक्सर सास बहू वाला जो मसला है ना भाई, यहीं से सीखते हैं औरतें। सच में बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि देख करके अच्छा उनके अंदर, जैसे एक लड़की है, ठीक है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो वो सीरियल देख रहा है सास बहू वाला, और उसके अंदर एक इमेजिनेशन बन रहा है, अच्छा सास ऐसी होती है, समझ रहे हैं आप। फिर अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव से सुनती है, उसकी सास ऐसी थी, उसकी सास ऐसी थी, उसकी सास ऐसी थी। तो एक लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसके अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है कि सास ऐसी ऐसी ही होती होती है। है। समझ रहे हैं आप, वो सीरियल से भी आया, हम्म वो सोसाइटी ने भी उसके अंदर भरा। अब जब उसकी शादी होगी, जब वो जाएगी, तो एक तो इमेजिनेशन है, कि ये तो ऐसी होगी। तो ऐसे ही होती है। तो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना तो वो उसको बहुत नेगेटिव वे में देखेगी कि सास तो ऐसी ही होती है, हम्म लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पहला। और जस्ट उसके अपोजिट आप चले जाओ, हम्म बहू, फिल्में देख रही है, बहू है तो भाई हमारे बेटे को उखाड़ के रख बिल्कुल देगी नहीं। पूरा। ये तो मतलब बर्बाद कर देगी हमको, ये हम्म पूरा बदल देगी, मेरा बेटा को छीन लेगी मुझसे। ये मेंटालिटी है बहुत हाँ सारे, मतलब हमारे गांव में या लोगों में अभी भी ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? वहीं से आती है, हम लोगों से सुनते हैं। लोग जा कर के बताते हैं कि जो मेरी बहू है ना वैसे करती है, वैसे करती है, वैसे करती है। तो इससे क्या होता है, एक मेंटालिटी उसके अंदर भी डेवलप होता है। और जब बहू सामने आती है तो उसके अंदर लगता है कि यार, मतलब वो चल चुका है, इसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है कि अच्छी नहीं होती है, बदल देगी मेरा बेटा को, हम्म। पूरा सिस्टम खराब कर देगी। कहीं ना कहीं वो तो सबकॉन्शियस इससे माइंड वो हिट करता रहता वो है। हिट करता रहता है। और इसके वजह से जो सीरियल्स है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है चीज़ों के ऊपर। अगर अच्छी चीज़ें दिखाई जाए कि हाँ बहुएं अच्छी होती है, सास बहुत अच्छी होती है, दोनों की मेल दिखाया जाए, अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, तो शायद हमारे समाज में एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा कि अच्छे से लोग रहे। लेकिन हम्म नहीं दिखाया जाता, लोगों को मसाला चाहिए मसाला भाई। चाहिए। या फिर या तो बहू को एकदम खतरनाक बना देगी सीरियल में, या फिर सास को खतरनाक बना देगी सीरियल में। हर तरीके के सीरियल्स है, और मतलब बिग पूरा बॉस जैसे सस्पेंस के शो में साथ। भी सेम लड़ाई और झगड़ा बिग कितना। बॉस में भी सेम चीज़ें हैं। मैं एक सीज़न मैंने देखा था, एक दो सीज़न मैंने देखा है, नाम बहुत सुना था। मैंने एक वो देखा था, अभिषेक गया था ना, अभिषेक मल्हन। नहीं मैं हाँ, देखता नहीं, मुझे आप नहीं आइडिया देखा? नहीं। हाँ, मैंने एक दो सीज़न मैंने देखा। तो एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा तो मैंने क्या, एज अ जिसे पता करने के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं वो पता होना चाहिए, पता तो चले भाई क्या है इसके अंदर। तो मैंने देखा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बहुत टाइम से सुन रहा था, दो लोग देखते थे, बट मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैंने देखा, तो देखने के बाद जिसमें एल्विश गया था, है ना, वही वाली, ओके। हाँ वही वाला। तो मैंने उसको देखा, उसको देखने के बाद मुझे दो तीन चीज़ें रियलाइज हुई कि जब आप उसको देखोगे ना, तो उसमें एक चीज़ बताई गई है कि अपने लिए स्टैंड लो, है ना, अपने लिए खड़े रहो। तो अपने लिए खड़े रहने का मतलब ये नहीं होता ना कि सामने वाले को नीचे कर दो, है हम्म। ना। अब सामने वाले को अपने लिए खड़ा होना ओके है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अपने को ऊपर उठाने के लिए आप सामने वाले को नीचे नहीं गिरा सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिग बॉस के अंदर जो चीज़ें होती है ना। हम्म
अभी एक आई थिंक अभी जो बिग बॉस चला मैंने देखा नहीं, शुरू के 2 एपिसोड मैंने देखा है, उसमें एक एक्ट्रेस गई हुई है जो बहुत फेमस है, ओके। हालांकि पहले बहुत फिल्में उन्होंने करी है, अभी उनका करियर शायद थोड़ा नीचे चला गया समझ हो, गया, मेरे को नाम नहीं पता। नाम सुनील मुझे शेट्टी याद के नहीं आ साथ भी रहा। करी है। सुनील शेट्टी के साथ में भी उनकी फिल्में हैं, एंड मैंने क्लिप देखी सैफ थी। अली खान के भी साथ हाँ। में भी गाना बहुत अच्छा था। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई 24 साल का लड़का और वो 50 साल की लेडी है, एक्ट्रेस है, रिस्पेक्ट होता है भाई वहाँ, उन्होंने कुछ उखाड़ा है, तुम जो बनना चाहते हो ना बेटा वो उसने कर रखा है ऑलरेडी, है ना। इज्जत नहीं कर रही है, गालियाँ दे रही है, क्यों? अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ, आप गलत हो, अरे गलत हो तो अच्छे से समझाओ ना भाई। तो जब ये चीज़ें हम देखते हैं ना, वहाँ तो समझ में आता है, वहाँ सबको पता है वो पूरा प्री प्लान्ड है कि हमको जा करके ऐसे ऐसे करना है, तभी मैं उठ सकता हूँ, तभी मैं फेमस हो सकता हूँ, तभी टीआरपी मुझे लोग मिलेगी। देखेंगे, तभी टीआरपी मिलेगा, वो बिग बॉस वालों का सिस्टम पता है। लेकिन एज अ व्यूअर हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। हम उनसे सीखते हैं और हम भी लोगों से डिबेट करना शुरू कर देते हैं रियल लाइफ में। वो तो शो था ना भाई, लेकिन हम अगर रेगुलर उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, तो हम भी किसी ऐसे पर्सन जो बहुत अच्छा है, अगर वो सही नहीं बोल रहा है, हमको ऊपर उठाने के लिए हम उसको नीचे नहीं गिरा सकते, और नीचे ये गिराई जा रही है। सोसाइटी में भी ये चीज़ें आप देखोगे ना, तो अब वही 50 साल का इंसान है और मैं अगर 24 साल का हूँ, तो वो होना चाहिए रिस्पेक्ट, दोनों को ही, एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। और अब दिल्ली में तो ये चीज़ें आई थिंक मैंने देखा है भाई, अभी एक बुड्ढे को थप्पड़ मारने जा रहा, मैं क्या कर रहे हो यार, मत करो भाई, गलती करा है तो रिस्पेक्ट से समझा दो, अंकल जी आपने ऐसे करा, ऐसे करा। अभी मेट्रो में मैं कल आ रहा था, कल ही आ रहा था मैं रात में, वहाँ से वापस आ रहा था रात में, तो एक पीछे से बुड्ढे को किसी ने धक्के दिया, मतलब मेट्रो में धक्का मुक्की तो होता है भाई। अब थोड़ा सा बेचारा वो जो बुढ़ा था वो थोड़ा आगे गया, तो कोई लड़का सामने खड़ा था, आप अंकल जी धक्का दे रहे हो, अरे भाई धक्का नहीं दे रहे हो यार, वो तो पीछे से है ना, तो वो चीज़ को समझो। अब एज अ पर्सन हम वहाँ पर उसको गाली देने लग जाएंगे, बुढ़े तुझे समझ नहीं आता तो मेट्रो में क्यों चढ़ता है, एग्रेशन बहुत हो गया लोगों में। रिक्शे में जा। तो ये एग्रेशन कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से और ऐसे शोज से, सोसाइटी से आ रहा है और ऐसे सोच से आ रहा है, ऐसी वीडियोस से आ रहा है। देखने में बड़ा मज़ा आता है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। लोग जब देखते हैं ना, कुछ लगता है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ यूनिक सा हो रहा है, कोई बोल रहा है, लड़ रहा है, फोड़ रहा है, लड़ाइयाँ होती हैं, हम देखते हैं खड़े होकर कैसा ह्यूमन, मज़ा आता है देखने में, है ना। लेकिन वो सही नहीं है हमारी कहीं ना सोसाइटी के हमारे लिए। सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, हाँ और फिर हम ना चाह के भी कुछ हाँ ऐसी सिनेरियो सिचुएशन पे वो रिएक्ट कर हाँ, देते सेम, रिएक्ट जो सेम, कभी उन लोगों ने किया हाँ था। जो उन लोगों ने किया, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं एज अ पर्सन हमें बर्बाद करती है। और एज अ पर्सन जब हम एक इंसान बर्बाद होते हैं, तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन है वो वो भी इन्फ्लुएंस सीखते हैं, होते वो हैं। भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर वो पूरी सोसाइटी बिगड़ती है, इसके बाद धीरे 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 ये सोसाइटी भी बिगड़ती है। मतलब अब देखो सोशल मीडिया पर कोई लड़की अगर एक थप्पड़ मार दी ना एक लड़के को, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां उठ गई है थप्पड़ मारने के लिए। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, और लोग, फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये चीज़ें तो चल रही है शोज़ की वजह से, वीडियोस की वजह से चल रही है, गालियाँ इतनी चल रही है आज के टाइम पे, ऐसा हो गया, आम हो गया है। अभी मैं नीतीश राजपूत का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, अभी आया ना रणवीर भाई के शो पे आए रणवीर के थे। साथ में, उन्होंने एक बात बोली, मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, दोनों। क्यों करता हूँ मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब कोई इंसान परेशान है, ठीक है, अब भाई वो वीडियो देख रहा है गालियों वाली, उसको अच्छा फील हो रहा है, तो होने दो ना, ये उन्होंने कहा। एक हिसाब से ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना भाई, आप एज अ ह्यूमन, मैं मेरी उम्र 24 साल है, तो मुझे समझ में आता है कि चलो छोड़ो हटा, मैटर नहीं करता हमें। आप देख रहे हो मैटर नहीं करता, चलो कैरी की मैंने वीडियो देख ली, मैटर नहीं करता, मैंने सुना निकाला। अब अगर कोई 15 साल का बच्चा देख रहा है, तो उसके अब लिए कोई, लगेगा नॉर्मल है ये। अब वो 14 साल का बच्चा देख रहा है, तो कोई 12 साल की बच्ची देख रही है, लड़की देख रही है, तो अब क्या करोगे फिर आप? हमें किसको बदलना है? हम तो बदल चुके हैं, हमें कैरो की वीडियो देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी भी गालियां देते हैं हमें क्या सीखने वाला है? मैं मैच्योर हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं मुझे पता है कि लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या नहीं लेना है। वीडियो तो 1000 देखूंगा मैं, लेकिन मुझे उस चीज़ का आइडिया है, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। लेकिन बच्चों को नहीं पता ना भाई, वो तो गालियाँ देंगे ही, वो तो चीज़ें सीखेंगे ही, सीखते हैं बच्चे, गालियाँ देते हैं, वीडियोज़ में आके गालियाँ देते हैं। आजकल पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत नॉर्मल ले रहा है, अरे क्या दिक्कत है, गाली दे दिया मेरे बेटा, अरे लब्बा लगा दो थप्पड़ भाई, क्या ज़रूरत है अभी गाली देने की?
गाली कब देनी है, वो एक लिमिट कोई होता है एक्सट्रीम इंसान का। लेवल पे हो। एक्सट्रीम लेवल पे इंसान जा रहा है जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और सामने वाला इंसान ने उसके साथ इतना गलत कर दिया, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिक निकलेगा, देने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली निकलेगा ना कि भाई तूने मेरे साथ गलत करा तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो गलियाऊंगा उसको। लेकिन अब नॉर्मल भी गाली दे रहे हो आप भाई, आप यूज़ कर रहे हो झूठ मूठ का, फालतू में गालियां दे रहे हो, तो सोसाइटी बिगड़ रही है ना इससे, बच्चे बिगड़ रहे हैं ना इससे। राइट। और गालियां एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें एग्रेशन है, उसमें एक मज़ा है, एक एग्रेशन है, तो इनसे कोई भी इंसान वो बहुत बहुत शांत नहीं रह सकता। मतलब वो चीज़ उसके अंदर जो पीस होता है ना, वो गालियों से पीस नहीं आ सकता। आप भड़ास निकाल के ख़त्म कर दोगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो अगर समझना है, सोसाइटी में बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले तो ये सारे शोज़ को देखना बंद करना पड़ेगा। देखना भी है तो हमें इतना समझदार और इतना बेटर बनना पड़ेगा इसका कि कोई इम्पैक्ट हमें ना पड़े हमारी लाइफ पे, उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, फ़र्क ना पड़े। दिखाओ भाई हम मज़े ले रहे हैं, घंटा फ़र्क पड़ने वाला है हमें, रेदर देन बस अच्छे दिखाओ। शोज को प्रेफर करो। हाँ, या फिर अब नहीं बदल सकते हम उसको भाई, अभी फिल्में बहुत सारी ऐसी आ रही है जो दिखाएंगे उसे, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर, हमें ये सीखना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमें क्या अपनी ज़िंदगी में लेना है। राइट। हम कुछ भी नहीं ले सकते। दुनिया भर का कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, कुछ भी लोग बना रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, तो कोई रोस्ट कर रहा है, तो कोई एजुकेशन की वीडियो बना रहा है, तो कोई डांस कर रहा है, तो कोई फालतू की हरकतें कर रहा है, कोई बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, कुछ भी चल रहा है भाई। हम सबको नहीं सीख सकते हैं, सीखने के लिए सब कुछ है ही नहीं। यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए बना है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, इसको लोगों को मानना पड़ेगा। यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है, लेकिन एंटरटेनमेंट ही होना चाहिए ना, लाइफ में नहीं आना चाहिए एंटरटेनमेंट। उसको लाइफ में क्यों अप्लाई कर रहे हो? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए, हंसाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है। आप सेम चीज़ को अप्लाई कर दोगे अपनी ज़िंदगी में तो बिगड़ जाएगा ना चीज़ें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के रील्स में, ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रीम लेवल पे चल रही है, बहुत इतने स्ट्रीम लेवल पे, हार्ड लेवल पे चल रही है ना, कि हमारे यूथ को पूरी तरीके से चूर कर रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है। चाह करके भी उस जाल से वो निकल नहीं पा रहा है। पढ़ाई कर रहा है बंदा, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे रील का, तो नोटिफिकेशन आता ही है, नोटिफिकेशन आया, हमने क्लिक किया, फीड पे एक वीडियो मुझे दिखा और हमने उस वीडियो पे क्लिक किया, मज़ा आया। मज़ा आया तो क्या चाहिए बॉडी को, फिर से मज़ा चाहिए, नीचे गए, स्क्रॉल किए, फिर मज़ा आया, वही वो प्लेटफॉर्म चाहते हैं। और मज़ा आया, मज़ा लेते चले गए। अब क्या हुआ? पढ़ाई तुमने छोड़ दी बेटा, तुम तो पढ़ रहे थे ना, भूल गए हो, तुम पढ़ रहे थे, कहाँ ये कहाँ गया? स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने पड़ेंगे लाइफ में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने पड़ेंगे और बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने आप को लेकर के। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मैं ये करने के लिए बैठा हूँ। जब मुझे रील देखना होगा तो उसकी टाइमिंग अलग होगी, मैं उस वक्त देखूंगा बैठ के 1 घंटे 50 रील, अभी नहीं देख सकता, अभी मुझे पढ़ना है। ये प्रायोरिटी, ये डिसीजंस मेकिंग, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ये समझना होगा। 100% दो, हर चीज़ में 100% दो। खेल में भी खेल रहे हो तो मारो छक्के जितने मार सकते हो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है, फिर तब मल्टीटास्क करनी वरना। हाँ, तब हाँ, मतलब देना 100% नहीं है। बात कर रहा हूँ तो खुल के बात करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन जब नहीं बात करे तो फिर नहीं करना है। करना है तो पूरी तरीके से करना, फोकस, पूरी तरीके से फोकस्ड रहना। ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी आज के टाइम में, हमारे यूथ को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि इस दुनिया में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अभी कुछ बच्चे जो 15 साल के होंगे वो देख रहे होंगे, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें ये और बिगड़ेगी, ये चीज़ें और बदलती चली जाएगी। AI आ रहा है, इतनी चीज़ें और नई नई चीज़ें आपके पास आएगी, एज अ एजुकेशनल पर्पस से भी आएगी, सीखने के पर्पस से भी आएगी, गलत डायरेक्शन और से भी, एंटरटेनमेंट के पर्सन से भी आएगी, और गलत तरीके से भी आएगी। अब आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है, कुछ अलग करना है, दुनिया जीतनी है, तो आपको ये सारी चीज़ों को पहले तो समझना होगा, और ये समझना होगा, ये अपने अंदर वो फीड करना होगा कि मुझे क्या लेना है। देने वाले भरे पड़े हैं भाई, हमें क्या लेना है, जो हमारी लाइफ में हमारे काम है। ये सीख लिया ना, जिंदगी में उखाड़ हो गए भाई, वरना फिर वही होने वाला है जो सबका है। भागो रेस में भाई, बिल्कुल। तैयारी करो, जॉब की नहीं निकले तो बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ,
जॉब करने चले जाओ 15,000 की 10,000 की और डिप्रेशन में पड़े रहो। हम्म, जॉब छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उसको कौन देखेगा, माँ बाप ताने मारेंगे। राइट। साइज इंपॉर्टेंट इज हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंज्यूम कंज्यूम करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट रख रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं। क्या फेक। एक वो रिसाइकल बीन होता है ना, अच्छी चीज़ रखता है, बुरी चीज़ें फेंक हाँ, देता है। ये हाँ। हमें खुद सीखना हम पड़ेगा। जब पिक्चर क्लिक करवाना होता है तो हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं, हाँ, लेते उसके अच्छी बाद है, चूज करते हैं कि अच्छा ये वाला अच्छा है, ये बुरा है, बाकी डिलीट। डिलीट करते हैं। तो ये हमें लाइफ में वैसे ही अप्लाई अपनी करना है। ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें फ़ोन में मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, हम्म, आएगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें क्या लेना नहीं। है, किनको सब्सक्राइब करना है, किनको एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखना है, हम्म, ये चीज़ें समझना होगा। एज अ पर्सन, एज because अ of we- स्टूडेंट, एज अ मैन, एज अ वुमेन, कोई भी हर एक इंसान के लिए वो समझना होगा कि क्या लेना है, वरना चीज़ें तो गड़बड़ा ही जाएगी भाई। थैंक यू सो मच सैम भाई, जो आपने इतनी इंसाइटफुल चीज़ें हमें बताई। लिटरली बहुत मज़ा आया आपके साथ बात बहुत करते। मज़ा आया। मन कर रहा था और करते जाए, बट ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन हाँ, थोड़ा कोई ऐसा रखना हाँ, पड़ा। हाँ। बट फॉर श्योर, और हम्म, आप अगर यहाँ तक पॉडकास्ट पे आए हो इस आए टाइमिंग तक, तो डेफिनेटली आपको ये मज़ा आया होगा देखते हुए। अरे बहुत मज़ा और आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमें भी यार मोटिवेशन मिलती है आपके एक कमेंट से, सब्सक्राइब हाँ, से, लाइक से। और कुछ आपको लगता है आप चीज़ें नहीं समझ पाए, तो आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। कोशिश करेंगे सैम भाई आप उसका रिप्लाई देना, ताकि हाँ, जो मैं भी लोग करता हूँ जो DM लोग में। जो लोग हाँ, जुड़े हाँ, उनको चीज़ें और बेहतर तरीके से हाँ, समझ आए, उनके जीवन में क्या पता वो कहीं जगह स्टक है, तो हाँ, कुछ तरीके से आप उनकी हेल्प कर पाओ। हाँ, डेफिनेटली करते तो हैं हेल्प। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको अगला टॉपिक किस पॉडकास्ट के लिए चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सैम भाई। थैंक यू सो मच भाई।